नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नोवेल टेप पर। यहाँ आपको मिलेगा बेहतरीन फैंटेसी और एडवेंचर उपन्यासों का आनंद। मैं आपको आकर्षक कहानियाँ और रोमांचक किरदार प्रस्तुत करूंगा। मेरे वीडियो विशेष रूप से मनोरंजन और शिक्षा के लिए बनाए गए हैं। यह किसी भी व्यक्ति या संस्था को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। यदि आपको इस सामग्री को लेकर कोई समस्या हो तो कृपया संपर्क करें। मैं यहाँ नियमित रूप से नए उपन्यास और कहानियाँ अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आएं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वयस्क कहानियों के लिए मेरी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, लिंक विवरण में है। धन्यवाद और जुड़े रहिए मेरे साथ नई कहानियों के लिए। यह ठीक है, गुवानिन ने उसके सिर पर थपथपाया और मुस्कुराया। उसकी परवाह मत करो, चलो खाना जारी रखें। हम रात के खाने के बाद गुवानियन कोला और हैमबर्गर अपने कमरे में फल खा रहे थे और टीवी देख रहे थे। उसी समय अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कोला टिट्टर टिट्टर की आवाज के साथ दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी, फिर बोली, भाई फेंगयांग, आप यहाँ क्यों हैं? यह सुनकर कि यह फांग यांग था, गुवानियन भी वहां आया और पूछा, क्या कुछ हुआ? बॉस, कैफेटेरिया में कोई गड़बड़ कर रहा है, फैंग यांग ने कड़वाहट से भरे चेहरे से कहा। जूशी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सुन ही नहीं रही। मैं जाकर देखूंगा, गुवानियन ने कोला और हैमबर्गर को कमरे में ही रहने को कहा। फिर वह फैंग यांग के पीछे कैफेटेरिया में चली गई। इस समय कैफेटेरिया में कई मेहमान खाना खा रहे थे। उसने फौरन उस अधेड़ उम्र की महिला को देखा जो खाना देने वाली मशीन के सामने खड़ी थी, मसालेदार चिकन की प्लेट पकड़े हुए, किसी बात पर सुशी से बहस कर रही थी। पास में बैठे कुछ मेहमान, जो इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, ने उससे कुछ शब्द कहे, लेकिन वह बस उन्हें घूरती रही। क्या हो रहा है? गुवानियन ने पास आते हुए पूछा। बॉस, जोशी ने हताशा में अपना चेहरा रगड़ा। यह महिला अनुचित व्यवहार कर रही है, तुम किसे नासमझ कह रहे हो? नौजवान, तुम अपने बड़ों का इतना अनादर कैसे कर सकते हो? महिला की आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने अभी तक यह खाना नहीं खाया है, मैं इसे वापस क्यों नहीं कर सकती? जैसे ही उसने यह कहा, गुवानियन समझ गई। तो इस महिला ने मसालेदार चिकन की एक प्लेट खरीदी, फिर अपना मन बदल लिया और चाहती थी कि वे उसके अंक वापस कर दें। क्या यही बात है? दुर्भाग्य से गुवानियन के पास वह अधिकार नहीं था। अगर वह ऐसा करती भी, तो वह इस महिला को यहाँ परेशानी पैदा करने नहीं देना चाहती। गुवानियन ने कहा, होटल के नियमों में साफ लिखा है कि एक बार बिक जाने के बाद खाना वापस नहीं किया जा सकता और नहीं बदला जा सकता है। जब आप चेक इन करते हैं, तो स्टाफ आपको नियमों की समीक्षा करने के लिए कह चुका होता है। मैंने उसे दिखाया था, जूशी ने तुरंत कहा, और उसने यह भी कहा कि वह होटल के नियमों का पालन जरूर करेगी। लेकिन आपके नियम पूरी तरह से अनुचित हैं, महिला ने जवाब दिया। ये अनुचित कैसे हैं? जुआंग जियाओक्सिया, जो पास ही खड़ा था, बीच में ही बोल पड़ा, क्या तुम्हें पता है कि अभी क्या समय हो रहा है? प्रलय आ गया है। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारे पास रहने के लिए ऐसी जगह है। तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि ये नियम उचित हैं या नहीं? डोंग यू ने यह भी कहा, सर्वनाश से पहले भी कुछ दुकानों की नीतियां ऐसी ही थीं, है ना? आप सब यह देखकर कि वह अपनी बात से बच नहीं सकती, महिला जमीन पर बैठ गई और हंगामा करने लगी। मुझे परवाह नहीं है, मैंने गलत चीज खरीदी है। मुझे मसालेदार चिकन की यह प्लेट नहीं चाहिए, आपको मेरे पॉइंट्स वापस करने होंगे। सर्वनाश से पहले यह महिला अक्सर इसी तरह की चीजें करती थी। सर्वनाश आने के बाद वह सावधानी से रह रही थी, अब तक भाग्य और नैतिक ब्लैकमेल के माध्यम से जीवित थी। बेशक उसने केवल कुछ पतली चमड़ी वाले उच्च स्तरीय क्षमता उपयोगकर्ताओं को नैतिक रूप से ब्लैकमेल किया। अन्य लोग पहले से ही सर्वनाश में अपनी देखभाल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वह किसे ब्लैकमेल कर सकती थी? इससे पहले जब वह इस मामले पर गुवानियन से बात करने गई थी और उसे अस्वीकार कर दिया गया था, यहाँ तक कि कोला और हैमबर्गर द्वारा उसका मजाक भी उड़ाया गया था, तो उसने नाराजगी जताई थी। उसने सोचा कि जब वह होटल में कुछ दिन रुकी थी, तो सभी ने होटल मालिक की दयालुता और अच्छे स्वभाव के लिए प्रशंसा की थी। और उसकी बढ़ती उम्र को देखते हुए गुवानियन उसके साथ क्या कर सकती थी? अगर उसे बाहर निकाल दिया जाता तो वह जाने से इनकार कर देती। फिर वह गुवानियन पर बुजुर्गों का सम्मान न करने और दूसरों से अपनी ओर उंगलियां उठवाने का आरोप लगा सकती थी। गुवानियन को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। किसी भी हालत में वह इस होटल में अनिश्चित काल तक रहना चाहती थी, और वह भी बिना कोई अंक खर्च किए। गुवानियन ने उसकी ओर देखा, उसकी निगाहें धीरे धीरे ठंडी होती गईं। क्या तुम सच में परेशानी खड़ी करना चाहती हो? ये कैसी मुसीबत खड़ी कर रहा है? मैं तो ग्राहक हूँ।
ग्राहक हमेशा सही होता है। क्या तुम मुझे सचमुच बाहर निकाल दोगे? मैं तुम्हारा बड़ा हूं, तुम सिस्टम, इसका ध्यान रखो। गुवानियन अब उसकी बकवास सुनने के लिए परेशान नहीं हो सकता था। हाँ मेजबान, सिस्टम की ठंडी भावनाहीन आवाज सुनाई दी। अगले ही पल महिला की अभिव्यक्ति अचानक रुक गई और फिर वह कैफेटेरिया से गायब हो गई। कैफेटेरिया में कुछ लोग जो पहली बार यह सब देख रहे थे आश्चर्य से दंग रह गए। गुवानियन भावशून्य बनी रही। जब पहली बार इस महिला ने उसे नैतिक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी तभी से वह उसे बाहर निकालना चाहती थी। लेकिन यह देखते हुए कि यह सर्वनाश था और हर कोई कठिन समय से गुजर रहा था और महिला ने वास्तव में उस समय होटल के नियमों का उल्लंघन नहीं किया था, उसने ऐसा नहीं किया। परिणामस्वरूप यह महिला और अधिक अहंकारी हो गई, यहाँ तक कि उसने कैफेटेरिया में नियमों का उल्लंघन करने और गुस्सा दिखाने का भी साहस किया। खैर अब वह अपने अलावा किसी और को दोष नहीं दे सकती थी। भले ही गुवानियन ने कुछ नहीं कहा होता, लेकिन अगर महिला परेशानी पैदा करती रहती तो सिस्टम उसे वैसे भी हटा देता। मूलतः प्रलयकाल में उसके पास रहने के लिए जगह हो सकती थी, फिर उसे मृत्यु का सामना क्यों करना पड़ा? कुछ मेहमानों को भयभीत भावों के साथ देखकर गुवानियन मुस्कुराए और बोले, सभी लोग निश्चिंत रहें। जब तक आप होटल के नियमों का पालन करेंगे आपको टेलीपोर्ट नहीं किया जाएगा। यह आपका शाश्वत स्वर्ग होगा। यह कहने के बाद गुवानियन को वह नाटक याद आ गया जो वह देख रही थी और वह अपने कमरे में लौट आई। कैफेटेरिया में मेहमान आपस में चर्चा करने लगे। यह तो भयानक है। क्या तुमने देखा कि वह बूढ़ी औरत अचानक कैसे गायब हो गई? हमने कर दिखाया। बॉस, वाकई कुछ और ही है। वह हमेशा बहुत मिलनसार और मुस्कुराती हुई दिखती है, लेकिन जब किसी को सजा देने की बात आती है तो वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती। अच्छा, उस बुढ़िया ने ही तो मुसीबत शुरू की थी। अगर मैं होता तो उसे भी बाहर निकाल देता। बॉस गु ने क्या गलत किया? मैं यह नहीं कह रहा कि बॉस गु ने कुछ गलत किया। मेरा मतलब बस इतना है कि अब से हम सभी को होटल के नियमों का पालन करना चाहिए और लोगों को परेशान करने वाला कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, यह जगह बहुत अच्छी है। अगर हमें यहाँ से निकाल दिया गया तो हमें फिर कभी इतनी अच्छी जगह नहीं मिलेगी। कल मैं कुछ जॉम्बी मारने या कुछ कीमती सामान ढूंढने की कोशिश करूंगा। क्या तुम लोग मेरे साथ चलना चाहोगे? जरूर, मेरे भी अंक लगभग खत्म हो गए हैं। 5 शिक्षक अतिथियों की भर्ती का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ था। फुसिशु और डूमेई के अलावा एक और नया मेहमान आया था जो सर्वनाश से पहले मिडिल स्कूल में चीनी पढ़ाता था। अभी भी 2 स्थान शेष थे। गुवानियन ने मूल रूप से कुछ ठिकानों पर जाकर होटल में ठहरने के इच्छुक पूर्व शिक्षकों की तलाश करने की योजना बनाई थी, लेकिन इस दिन दोपहर के समय 2 और मेहमान आ गए। वे एक अधेड़ उम्र के जोड़े थे, दोनों ही काफी अस्तव्यस्त और बेहद दुबले-पतले लग रहे थे। उनके कपड़े गंदे और फटे हुए थे और वह आदमी साफ तौर पर लंगड़ाकर चल रहा था। होटल में प्रवेश करने के बाद दंपति काफी देर तक स्तब्ध खड़े रहे, जब तक कि जूशी ने उन्हें अंततः रिसेप्शन तक नहीं पहुंचाया। नमस्ते, क्या आप चेक इन करना चाहेंगे? कृपया पहले हमारे होटल के नियम देख लें। नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद उन्होंने अविश्वास से पूछा, क्या यह जगह सचमुच चलती रह सकती है? अगर ज़ॉम्बी अंदर आ गए तो क्या होगा? भूकंप के बारे में क्या? जूशी ने धैर्यपूर्वक एक बार फिर होटल के बारे में बताया। दंपति कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए, फिर जल्दी से बोले कि वे चेक इन करना चाहते हैं। उनके पास कोई क्रिस्टल कोर नहीं था, लेकिन सौभाग्य से महिला ने अंगूठी पहन रखी थी और पुरुष ने घड़ी पहन रखी थी। हालांकि घड़ी अब काम नहीं करती, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि यह उनकी बेटी की ओर से जन्मदिन का उपहार था, इसलिए वह इसे कभी नहीं छोड़ सका। लेकिन अब उन्हें अंततः इतनी सुरक्षित जगह मिल गई थी, इसलिए वे घड़ी का उपयोग अंकों के बदले में कर सकते थे। इससे पहले भागते समय वे अपनी बेटी से अलग हो गए थे। अब उन्हें किसी दिन उससे पुनः मिलने के लिए जीवित रहना ही था। महिला की अंगूठी हीरे की थी और छोटी नहीं थी, जिसकी कीमत 120 पॉइंट थी। पुरुष की घड़ी की कीमत 70 पॉइंट थी। जब वे चेक इन कर रहे थे, गुवानियन बाहर आया। वह पूर्व शिक्षकों की तलाश में निकलने वाली थी। अप्रत्याशित रूप से उसी समय सिस्टम की आवाज अचानक उसके दिमाग में गूंज उठी। डिंग! बधाई हो मेजबान, कार्य पूरा हो गया। पुरस्कार अनलॉक हो गए। कमरे 501 से 505, कमरे 401 से 405 एक बार अपग्रेड हो गए। दूसरा एलिवेटर अनलॉक हो गया। सुपरमार्केट अनलॉक हो गया। हैमबर्गर और फ्राइड चिकन रेस्तरां अनलॉक हो गया। असीमित मेनू आइटम उपलब्ध हैं। गुवानियन आश्चर्यचकित था। कार्य पूरा हो गया। अचानक उसे कुछ समझ आया और उसने दंपति से पूछा, नमस्ते, मैं इस होटल की मालकिन हूँ।
अगर आप बुरा न माने तो पूछूं कि प्रलय से पहले आप क्या काम करते थे। दंपति ने एक दूसरे को देखा और यद्यपि वे नहीं जानते थे कि गो वानियन क्यों पूछ रहा है, महिला ने उत्तर दिया, मैं एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका थी और वह एक मध्य विद्यालय के शिक्षक थे, तो यह बात थी। इसके साथ ही उसका कार्य पूरा हो गया। गो वानियन बहुत प्रसन्न हुआ। हालांकि चूंकि उसने पहले ही बाहर जाने का निर्णय कर लिया था, इसलिए उसने फिर भी बाहर घूमने और होटल का और अधिक प्रचार करने की योजना बनाई। गोवानियन होटल से बाहर निकली और अपनी कार में बैठी, तभी उसे अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, सिस्टम, भले ही हमारे पास अब 5 अतिथि हैं जो सर्वनाश से पहले शिक्षक थे, लेकिन क्या होगा यदि वे भविष्य में चेक आउट करके चले जाएं? फिर जरूरत पड़ने पर आप नए लोगों की भर्ती कर लेंगे, सिस्टम ने कहा। इस काम में सिर्फ मेहमानों की भर्ती करनी थी, यह नहीं बताया गया था कि उन्हें अपना प्रवास बढ़ाना होगा। मेजबान, इसकी चिंता मत करो। ओह, मैं समझा, लेकिन जरा सोचिए, इस भयावह दुनिया में जहां ऐसा होटल है, शायद यहां रुकने वाला कोई भी व्यक्ति यहां से जाना नहीं चाहेगा। वे यहां रुकने के लिए पॉइंट्स के बदले चीजें जरूर ढूंढ लेंगे। कम से कम अभी तक तो ऐसा कोई मेहमान नहीं आया है जो स्वेच्छा से चेकआउट करके चला गया है। इसलिए गुवानियन खुशी से एक धुन गुनगुनाते हुए गाड़ी चलाकर चली गई। नवागमन वाले जोड़े का नाम डोंग चेंगई और रुआन रुमान था। वे क्रमशः कमरा संख्या 408 और 409 में ठहरे हुए थे। बेशक पिछले मेहमान लिनरू के विपरीत, भले ही वे विवाहित थे, उनमें से प्रत्येक के पास अपना कमरा था और किसी को भी इस व्यवस्था में कुछ भी अजीब नहीं लगा। आखिर यह तो सर्वनाश ही था। रहने के लिए एक सुरक्षित, साफ सुथरी जगह होना तो पहले से ही एक बड़ा वरदान था। भला कौन इस बात पर बहस करेगा कि क्या एक विवाहित जोड़ा एक कमरा साझा कर सकता है? अपने कमरों की जांच करने के बाद, जोशी की बात याद करते हुए कि वे भोजन खरीद सकते हैं, वे कैफेटेरिया में आ गए। अधिक अंक खर्च करने की हिम्मत न होने के कारण उन्होंने प्रत्येक ने एक प्लेट अंडा फ्राइड राइस खरीदा। जब वे खाना खा रहे थे, रुआन रुमान अचानक फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? डोंग चेंगई ने पूछा। काश हमारी बेटी को भी ऐसी ही कोई जगह मिल जाती जहां उसे गर्मागर्म खाना मिल सके, रुआन रुमान ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा। हम 1 साल से अलग हो गए हैं। मुझे नहीं पता कि वो कैसी है, क्या वो अब जिंदा भी है या नहीं। पिछले वर्ष उन्होंने अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हमेशा धैर्य बनाए रखा और डटे रहे, क्योंकि वे हमेशा आशा पर टिके रहते थे, आशा कि वे अपनी बेटी को फिर से देख पाएंगे। इसका उल्लेख करते ही डोंग चेंगई की आंखें भी लाल हो गईं। यो अभी भी जिंदा होगी, उसने कांपती आवाज में कहा। हो सकता है वो ज्यादा मिलनसार न हो, पर हमेशा से होशियार रही है। वो जरूर बच जाएगी। कौन जाने, शायद वो किसी दिन इस होटल में भी आ जाए। रुआन रुमान ने अपने आंसू पोंछे और कड़वी मुस्कान के साथ बोली, हम इतने भाग्यशाली कैसे हो सकते हैं? तभी उन्हें 2 युवतियों की आवाजें सुनाई दीं। यह डोंग यू और जुआंग शियाओक्सिया थे जो खाने के लिए आ रहे थे। मैंने उन्हें कहते सुना कि होटल से थोड़ी ही दूर पर एक कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारा सामान है, जुआंग शियाओक्सिया कह रहा था। किताबें, घड़ियां, कंप्यूटर, माउस और कीबोर्ड जैसी चीजें। हम जाकर कुछ ले सकते हैं और उन्हें पॉइंट्स के बदले में ले सकते हैं। हो सकता है हमें ज्यादा पॉइंट्स न मिलें, लेकिन कुछ न मिलने से तो यही बेहतर है। सर्वनाश के बाद कार्यालयों में छोड़ी गई चीजें कबाड़ बन गई थीं और कोई भी उन्हें लेने को तैयार नहीं था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि अचानक एक ऐसा होटल सामने आएगा जहां आप वस्तुओं के बदले अंक प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा लगता है, लेकिन मुझे याद है कि यहां पहले भी भूकंप आया था। उस कंपनी की इमारत नहीं गिरी थी? डोंग यू ने पूछा। यहाँ जो भूकंप आया वह वास्तव में इतना बड़ा नहीं था। बहुत सारी इमारतें नहीं गिरी। ओह, मैं समझ गया। आज आप क्या खा रहे हैं? मुझे देखने दो। लड़कियों में से एक की आवाज सुनकर डोंग चेंगई एक पल के लिए ठिठक गया, फिर सहज रूप से देखने के लिए मुड़ा। एक ही नजर में वह दंग रह गया। जो 2 लड़कियां अभी अभी अंदर आई थीं, उनमें से एक, क्या वह डोंग यू नहीं थी, वही बेटी जिसे वे बेसब्री से ढूंढ रहे थे? डोंग चेंगी पर खुशी की एक जबरदस्त लहर छा गई, जिससे उसे शक हुआ कि क्या उसने सही देखा है। उसने आंखें मलीं, जल्दी से फिर से पुष्टि करना चाहा। उस समय उसकी पत्नी ने पहले ही उत्साह से पुकारा था, जियाओ युए। डोंग यू, जो जुआंग शियाओक्सिया से बातें कर रही थी, कैफेटेरिया में मौजूद दूसरे मेहमानों पर ध्यान नहीं दे रही थी। किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुनकर उसने सहज ही अपना सिर घुमा लिया। तभी उसने देखा कि जिस व्यक्ति ने उसे फोन किया था वह उसकी मां थी, जिससे वह 1 साल से अलग रह रही थी, और उसके पिता भी वहां थे। डोंग यू वहीं स्तब्ध रह गई।
उसे तो यह भी लगा कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रही। जब तक रुआन रुमान ने उसे फिर से पुकारा रोते हुए, तब तक डोंग यू वास्तविकता में वापस नहीं आया। वह अनियंत्रित होकर दौड़ते हुए रुआन रुमान की बाहों में गिर पड़ी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मां, डोंग यू भावुक होकर चिल्लाया, क्या यह सचमुच आप हैं? पिताजी, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। नहीं, तुम सपना नहीं देख रही हो। शियाओयू, मां ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। रुआन रुमान ने भी भावुक होकर अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। डोंग चेंगई ने अपनी पत्नी और बेटी दोनों को गले लगा लिया और तीनों सदस्यों का परिवार एक साथ रो पड़ा। जुआंग शियाओक्सिया, जो शुरू में समझ नहीं पाई थी कि क्या हो रहा है, को स्थिति का एहसास तब हुआ जब उसने डोंगयू को उन्हें मां और पिताजी कहते सुना। परिवार के पुनर्मिलन का दृश्य देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। इस सर्वनाशकारी दुनिया में अपने परिवार के साथ पुनर्मिलन एक दुर्लभ और अनमोल बात थी। डोंगयू अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली थी और जुआंग शियाओक्सिया उसके लिए खुश था। जब गु वानियन शाम को वापस लौटी तो उसे भी पता चला कि नवआगमन करने वाला जोड़ा डोंग यू के माता पिता हैं। उन्होंने डोंग यू को बधाई दी और अपने काम में हमेशा तत्पर रहने के कारण हाल ही में खोले गए 5वीं मंजिल के पारिवारिक कमरों को पुनः एकजुट हुए परिवार के लिए अनुशंसित किया। 5वीं मंजिल पर स्थित पारिवारिक कमरे अपार्टमेंट जैसे थे, लेकिन उनमें कुछ अंतर था। पहले से ही अनलॉक किए गए कमरे 501 से 505 में 2 बेडरूम, 1 लिविंग रूम, 1 रसोई घर और 1 बाथरूम था, जिसकी लागत प्रतिदिन 40 अंक थी। अभी तक अनलॉक नहीं किए गए कमरे 506 से 510 में 3 शयन कक्ष, 1 बैठक कक्ष, 1 रसोई घर और 2 बाथरूम थे, जिनकी लागत प्रतिदिन 60 अंक थी। बेशक यदि डोंग यू और उसके माता पिता वहां रहना चाहते हैं तो उन्हें अपने वर्तमान कमरों में पहले से भुगतान किए गए दिनों को पूरा करना होगा, क्योंकि अंक वापस नहीं किए जा सकते। डोंग यू और उसके माता पिता ने इस पर संक्षिप्त चर्चा की और फिलहाल इसके खिलाफ निर्णय लिया। आखिरकार उसके माता पिता के पास ज्यादा अंक नहीं थे और एक साधारण व्यक्ति होने के नाते उसके पास भी अंकों तक सीमित पहुंच थी। पारिवारिक कमरे में रहने पर वर्तमान व्यक्तिगत कमरे की तुलना में प्रतिदिन 10 पॉइंट अधिक खर्च होंगे। उन्हें अपने अंकों के साथ मितव्ययी होने की आवश्यकता थी। हालांकि वे एक दूसरे के कमरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, फिर भी वे लॉबी या विभिन्न दुकानों में बातचीत कर सकते थे। किसी भी स्थिति में परिवार का पुनर्मिलन एक खुशी का अवसर था। बिक्री न कर पाने के कारण गु वानियन निराश तो हुए, लेकिन उन्होंने उनके निर्णय का सम्मान किया। उन्होंने आज एक अन्य स्थान पर होटल का प्रचार किया था, इसलिए अगले कुछ दिनों में नए मेहमानों के आने की उम्मीद थी। अब वह बस सिस्टम द्वारा नया कार्य दिए जाने का इंतजार कर रही थी। नए खुले फ्राइड चिकन और बर्गर की दुकान के बारे में सोचते हुए गु वानियन कोला और हैमबर्गर को वहां खाने के लिए ले गया। दुकान में विभिन्न प्रकार के बर्गर उपलब्ध थे, जैसे मसालेदार चिकन लेग बर्गर, चीज बर्गर, कॉड फिश बर्गर, क्रिस्पी श्रिम्प बर्गर इत्यादि। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के तले हुए चिकन भी उपलब्ध थे, जिनमें चिकन कटलेट, पॉपकॉर्न चिकन, चिकन नगेट्स, चिकन विंग्स आदि शामिल थे। बर्गर और फ्राइड चिकन दोनों की कीमत 5-5 पॉइंट थी। बर्गर काफी बड़े थे और चिकन की मात्रा भी काफी ज्यादा थी। सबसे खास बात यह थी कि वे बाहर से कुरकुरे, अंदर से मुलायम और खुशबूदार थे। गु वानियन को लगा कि उसने अपने पुनर्जन्म से पहले कभी इतने स्वादिष्ट फ्राइड चिकन और बर्गर नहीं खाए थे। हालांकि हैमबर्गर को बर्गर खाते और कोला को कोला पीते देख वह गहरी सोच में पड़ गई। कोला और हैमबर्गर अंततः बड़े हो जाएंगे और जब स्कूल खुल जाएगा तो उन्हें वहां जाना होगा। ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें उचित नाम देने का समय आ गया है। लेकिन गु वानियन नामकरण में भयानक था। वह सारी रात सोचती रही लेकिन कोई अच्छा नाम नहीं सोच सकी। यह सचमुच निराशाजनक था। जब वह सुबह उठी तो उसने सिस्टम की आवाज सुनी। डिंग। नया कार्य अनलॉक हुआ। होटल में मिड टर्म फेस्टिवल पार्टी की मेजबानी करें, जिसमें प्रतिभागियों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। कार्य पुरस्कार कमरे 506 से 510 अनलॉक करें। कमरे 406 से 410 को एक बार अपग्रेड करें। बुफे रेस्तरां और उसके सभी असीमित व्यंजनों को अनलॉक करें। सुपरमार्केट में 5 नए आइटम अनलॉक करें। एक फल की दुकान अनलॉक करें। नोट: फल की दुकान को अनलॉक करने के बाद अलमारी में रखे फल दुकान में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। अन्य फल अनलॉक होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गु वानियन आश्चर्यचकित था। क्या मध्य शरद ऋतु महोत्सव निकट आ रहा है? उसने अपना टैबलेट उठाया और कैलेंडर देखा। दरअसल मध्य शरद ऋतु महोत्सव सिर्फ 5 दिन दूर था। हालांकि सर्वनाश के बाद की दुनिया में 1 साल से ज्यादा समय बिताने के बाद लोगों का समय का बोध धुंधला हो गया था। उन्हें शायद यह एहसास भी नहीं था कि त्योहार आने वाला है। गु वानियन ने एक पल सोचा और पूछा, सिस्टम, क्या हमारे होटल में बुफे रेस्टोरेंट है?
अगर हम इसे खोल दें तो क्या मेहमान दूसरे रेस्टोरेंट में जाना बंद नहीं कर देंगे? फिर हमें क्या करना चाहिए? बुफे रेस्टोरेंट में सब कुछ नहीं मिलता, सिस्टम ने जवाब दिया। इसके अलावा दाम भी ज्यादा सस्ते नहीं होंगे। अगर वे सब बुफे में खाना खाए तब भी मैं काफी पॉइंट कमा सकता हूँ। तो फिर ठीक है, यदि हम सोचें तो सर्वनाश से पहले भी कई बुफे रेस्तरां थे, लेकिन लोग अभी भी अन्य रेस्तरां में जाते थे। अब उसे यह सोचना था कि इस मध्यशर्त उत्सव पार्टी का आयोजन कैसे किया जाए। चूंकि यह होटल में आयोजित किया जाना था, तो क्यों न मेहमानों को विचार मंथन का मौका दिया जाए। जब मेहमानों को पार्टी के बारे में पता चला तो वे काफी उत्साहित हो गए। आखिरकार जब से सर्वनाश शुरू हुआ है, किसी के पास उचित सभा आयोजित करने की ऊर्जा नहीं थी। बाहर लाशों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण परिस्थितियां इसकी अनुमति नहीं दे रही थीं। कुछ मेहमान एक मुद्दे को लेकर विशेष रूप से चिंतित थे। मैनेजर गु, क्या मध्यशरद ऋतु महोत्सव के दौरान होटल में बेची जाने वाली वस्तुओं पर छूट मिलेगी? कोई छूट नहीं, गु वानियन ने उत्तर दिया। मेहमान थोड़े निराश जरूर हुए, पर उन्हें बात समझ आ गई। होटल में पहले से ही दाम वाजिब थे, और अगर और छूट मिलती तो होटल को मुनाफा कैसे होता, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया और खुशी खुशी इस बात पर चर्चा की कि मध्यशर्त उत्सव पार्टी का आयोजन कैसे किया जाए। अंततः उन्होंने इसे लॉबी में आयोजित करने का निर्णय लिया। लॉबी इतनी विशाल थी कि सभी लोग बैठ सकते थे और काफी जगह बची हुई थी। यदि कोई प्रदर्शन करना चाहता था तो वह आगे आकर ऐसा कर सकता था। सिस्टम ने गुवानियन को बताया था कि चूंकि पार्टी की मेजबानी करना सिस्टम द्वारा जारी किया गया कार्य है, इसलिए अतिथि प्रदर्शन के लिए आवश्यक सभी सामान सिस्टम द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। बेशक ये केवल पार्टी के दौरान उपयोग के लिए थे। स्थल तय होने के बाद अगला कदम उन अतिथियों के लिए नामांकन कराना था जो वहां प्रस्तुति देना चाहते थे। गुवानिन ने पंजीकरण को संभालने के लिए जूशी को सौंपा। आश्चर्य की बात यह है कि काफी संख्या में मेहमानों ने पंजीकरण कराया। शायद हर कोई सर्वनाश के बाद की दुनिया में बंद महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि कोला और हैमबर्गर ने एक साथ नर्सरी कविता गाने के लिए भी अनुबंध किया। बाई शुवेन ने भी अचानक हामी भर दी और कहा कि उन्हें प्रलय से पहले अभिनय करना बहुत पसंद था, लेकिन प्रलय के बाद की दुनिया में वे कहाँ फिल्म बना सकती हैं। इसलिए इस बार वे एक नाटक करना चाहती थीं। गुवानियन को नहीं पता था कि उसने यह कैसे किया, लेकिन बाई शुवेन ने न केवल डोंगयू और जुआंग शियाओक्सिया को अपने नाटक में अभिनय करने के लिए राजी किया, बल्कि वह फू सिहेंग को भी अपने प्रदर्शन समूह में शामिल करने में कामयाब रही। हालांकि बाई शुवेन को छोड़कर बाकी सभी को प्रदर्शन का कोई अनुभव नहीं था, बाई शुवेन ने आत्मविश्वास से कहा कि वह निश्चित रूप से उन्हें 5 दिनों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर सकती है। सच कहूं तो गुवानियन इसके लिए काफी उत्सुक थी। मुरो बेस में एन कैरो अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी निगाहें गहरी थीं और वह बाहर की ओर देख रही थी। वह विचारों में खोई हुई थी। थोड़ी देर बाद गु चेंगयू अंदर आया। उसने अभी अभी एक और अड्डे पर छापा मारा था और ढेर सारी रसद, साथ ही कई उच्चस्तरीय क्षमता वाले उपकरण भी वापस लाए थे। वह अच्छे मूड में था। उसने पीछे से अन कैरो को गले लगाया और धीरे से पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? इससे पहले कि एन कैरो जवाब दे पाता, उसने नाराजगी से कहा, तुम अभी भी मिंगयू के बारे में नहीं सोच रहे हो, है ना? भाई चेंगयू, क्या तुम थोड़ा कम क्षुद्र नहीं हो सकते? आन कैरो ने बेपसी से कहा। मैं मिंगयू को सिर्फ एक छोटे भाई की तरह देखता हूँ, और वैसे भी पिछले कुछ दिनों में मैंने उससे उस होटल के बारे में लगभग सब कुछ सीख लिया है। तो क्या आपके पास कोई विचार है? गु चेंगयू ने उत्सुकता से पूछा। वह होटल इतना चमत्कारी था कि वह भी उसे चाहता था। मुझे लगता है शायद होटल मालिक को मिंग यू की पहचान पता थी, एन कैरो ने कहा। मिंग यू ने मुझे बताया था कि वह एक नकली नाम इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन जब उसने क्रिस्टल्स को पॉइंट्स में बदल लिया तो उसका असली नाम अपने आप की कार्ड पर आ गया। हालांकि मिंग यू हमेशा से ही कम चर्चा में रहा है और ज्यादा लोगों को नहीं पता कि तुम्हारा ऐसा कोई भाई भी है, फिर भी वह अदृश्य नहीं है। फिर भी कुछ लोग हैं जो तुम्हारे साथ उसके रिश्ते के बारे में जानते हैं। आपका मतलब है कि होटल मालिक को पता था कि वह हमारे बेस से आया है, इसलिए वे सतर्क थे। बिल्कुल। मैं इस मामले में लापरवाह थी, एन कैरू ने आह भरी। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मिंग यू के आकर्षण के आगे वह किसी लड़की को नहीं जीत पाएगा। तो अब क्या करे? किसी ऐसे व्यक्ति को भेजो जिसे बाहर वाले बिल्कुल न पहचान पाए, अन कैरू ने कहा। किसी को उस नौकरानी को बुलाने को कहो जो हमेशा मेरे साथ रहती है। गु चेंगयू ने सिर हिलाया। ठीक है। जल्द ही नौकरानी अन कैरो के सामने आ गई। वह बहुत चिंतित थी, उसे डर था कि उसने कुछ गलत किया है और अन कैरो उसे मुरुओ बेस से बाहर निकाल देगा।
उसका नाम निंगजी था, बस एक साधारण इंसान। अगर एन कैरो को पहले नौकरानी की जरूरत न होती तो वह और उसकी बहन मुरुओ बेस में प्रवेश ही नहीं कर पाती। निंगजी, तुम मेरे लिए लगभग 1 साल से काम कर रही हो, है ना? एन कैरो ने उसे देखकर मुस्कुराया। हाँ मिस एन, निंगजी ने घबराहट से कहा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया है। निंगजी ने कुछ नहीं कहा, बस एक सूखी मुस्कान दी। सच कहूं तो उसने और उसकी बहन ने हमेशा अनकैरू की पूरी लगन से सेवा की थी, हर काम में जी जान से जुटी हुई थी। लेकिन अनकैरू ने उन्हें मजदूरी में कुछ नहीं दिया था, और यहाँ तक कि उनका रोजाना का खाना भी अनकैरू का बचा खुचा खाना ही था। हालांकि इस सर्वनाशकारी दुनिया में सोने के लिए जगह और खाने के लिए भोजन होना पहले से ही काफी अच्छा था, इसलिए उसने और उसकी बहन ने कभी शिकायत नहीं की। लेकिन जब एन कैरो ने यह कहा तो ऐसा लगा जैसे वह बहनों के प्रति बहुत अच्छी थी। एन कैरो ने नौकरानी की बेचैनी पर ध्यान नहीं दिया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम मुझे पैसे लौटा दो। निंगजी को बेचैनी का एहसास हुआ। कैसे आप चाहते हैं कि मैं आपका बदला कैसे चुकाऊं? तुमने उस होटल के बारे में जरूर सुना होगा, एन कैरो ने कहा। अब मैं चाहता हूं कि तुम उस होटल में जाओ और मेरे अंदर के आदमी बनो। यह नौकरानी एक साधारण व्यक्ति थी जो मुरुओ बेस में आने के बाद से हमेशा अपने घर में ही रहती थी, कभी बाहर नहीं जाती थी। अगर किसी ने उसे देखा भी होगा तो वह ध्यान नहीं देगा, उसका नाम जानना तो दूर की बात है। इसलिए यदि वह होटल में जाती तो भले ही होटल मालिक को उसका नाम पता चल जाता, वे निश्चित रूप से यह नहीं जान पाते कि वह मुरुओ बेस से आई है। मैं ये नहीं कर सकती, निंगजी ने जल्दी से कहा। यंग मास्टर मिंग यू भी फेल हो गए। मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं, बिना किसी योग्यता के। क्या ऐसा है? लेकिन मुझे लगता है कि तुम में बहुत क्षमता है, एन कैरू ने मुस्कुराते हुए कहा। चिंता मत करो, तुम्हारे वहां जाने के बाद तुम्हारी बहन का यहाँ जरूर अच्छा ख्याल रखा जाएगा। निंगजी को यह कैसे पता नहीं चला कि एन कैरो उसे अपनी बहन के साथ धमकी दे रही थी। प्रलय आने के बाद उनके परिवार के सभी सदस्यों को ज़ॉम्बी ने काट काट कर मार डाला, केवल वह और उसकी बहन ही एक दूसरे पर निर्भर रह गईं। अब उसकी बहन ही उसका एकमात्र परिवार थी। निंगजी ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गई। मैं उस होटल में जाने को तैयार हूँ। लेकिन वहां पहुंचने के बाद मुझे क्या करना होगा? मैंने तुम्हारे लिए पहले ही सोच लिया है, एन कैरू ने आत्मविश्वास से कहा। मिंग यू ने बताया था कि होटल मालिक का एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है। जब समय आएगा तो तुम्हें उनसे शुरुआत करनी चाहिए। चूंकि वे होटल मालिक तक नहीं पहुंच सके, इसलिए बच्चों से निपटना आसान होगा, है ना? निंगजी ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थीं, लेकिन उनका व्यक्तित्व सौम्य था और वे बहुत मिलनसार थीं। बच्चों के बीच वो जरूर लोकप्रिय होंगी। जब समय आया तो वे उन 2 बच्चों का उपयोग होटल मालिक को नियंत्रित करने के लिए कर सकते थे। यदि संभव हो तो वे निंगजी को दोनों बच्चों को होटल से मुरुओ बेस तक लाने के लिए कह सकते हैं। चाहे वह होटल कितना भी चमत्कारी क्यों न रहा हो, क्या 2 बच्चों को होटल से बाहर निकलने पर भी सुरक्षा मिल सकती थी? इस बिंदु पर निंगजी केवल कड़वाहट से कह सकी, ठीक है, मैं समझती हूँ। मुझे बस उम्मीद है कि मिस एन मेरी बहन की अच्छी देखभाल कर सकेंगी। चिंता मत करो, जब तक तुम मेरी अच्छी तरह से मदद करोगी, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी, एन कैरू ने मुस्कुराते हुए कहा। कल मैं तुम्हें उस होटल तक पहुंचाने के लिए 2 उच्च स्तरीय क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं को भेजूंगी। जब मुझे तुमसे संपर्क करना होगा तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए किसी को भेजूंगी। याद रखना, रोज बाहर जाना और होटल के आसपास घूमना। ठीक है, मैं समझ गया। अब तुम जा सकते हो। अपना सामान अच्छी तरह पैक कर लो। हाँ, निंगजी के जाने के बाद गु चेंगयू ने खुश होकर कहा, कैरो, तुम वाकई कमाल हो। तुम कोई भी समाधान सोच सकती हो। मुझे उम्मीद है कि इस बार हम कामयाब होंगे। एन कैरो की आंखें चमक उठीं। निंगजी, तुम मुझे निराश मत करो, वरना तुम्हारी बहन गु चेंगयू ने अन कैरो के खूबसूरत चेहरे को देखा, जो पहले से ही अधीर था। उसने दरवाजा बंद किया और सोफे पर उस पर टूट पड़ा। कैरो, मैं आज बहुत सारा सामान लेकर आया हूँ। क्या तुम मुझे ठीक से धन्यवाद नहीं देना चाहते? भाई चेंगयू, तुम शरारती हो। कई उच्च स्तरीय क्षमता उपयोगकर्ताओं के साथ निंगजी पीस होटल के पास पहुंचे। वे आधी रात को पहुंचे। यद्यपि वह मानसिक रूप से तैयार थी, फिर भी जब उसने होटल की इमारत देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गई। क्या ही शानदार निशानी है, इस होटल मालिक ने वाकई बिजली की कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ बिजली की आपूर्ति वाकई बहुत ज्यादा थी। कोई आश्चर्य नहीं कि अन कैरू को इसकी इतनी लत थी कि वह इसे पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। निंगजी होटल में दाखिल हुई और देखा कि लॉबी भी रोशन थी।
रिसेप्शन पर एक युवक बैठा था। उन्हें अंदर आते देख वह मुस्कुराया और बोला, पीस होटल में आपका स्वागत है। स्वाभाविक रूप से रात का समय फैंग यांग के काम का समय था। देर रात मेहमानों का आना दुर्लभ था, लेकिन आज रात उसने एक महिला को होटल में प्रवेश करते देखा। उसके चेहरे पर डर का भाव था। नए मेहमानों के चेहरों पर अक्सर इस तरह के भाव देखे जाते थे, इसलिए उन्होंने एक दोस्ताना मुस्कान के साथ कहा, पीस होटल में आपका स्वागत है। क्या आप चेक इन करना चाहेंगे? ये रहे होटल के नियम, जिन्हें आप पहले पढ़ सकते हैं। निंगजी थोड़ी घबराई हुई थी। आखिरकार यह पहली बार था जब वह अंदरूनी बन रही थी। उसने नियमों पर नजर डाली, फिर जैसा कि एन कैरो ने उसे बताया था, बोली, मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारे होटल के बारे में सुना था। कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ बहुत सारा सामान है और तुम ज़ॉम्बी से भी बचाव कर सकते हो। बिल्कुल सही, फैंग यांग मुस्कुराया। चेक इन के लिए आप पॉइंट्स के बदले आइटम्स ले सकते हैं। हम क्रिस्टल कोर इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, जिन्हें काफी पॉइंट्स में बदला जा सकता है। अगर आपके पास क्रिस्टल कोर नहीं है तो कोई भी सामान्य आइटम चलेगा। कुछ भी काम करता है? निंगजी ने पूछा। यह ब्रेसलेट कैसा है? कंगन भी उसे अनकैरो ने ही दिया था। आखिरकार वह भी एक साधारण इंसान ही थी, और अगर उसके पास क्रिस्टल कोर होते तो शक पैदा हो सकता था। लेकिन गहनों की बात अलग थी। हालांकि होटल बनने से पहले ही सर्वनाशकारी दुनिया में गहनों का सारा मूल्य खत्म हो चुका था, फिर भी बहुत से लोग जानबूझकर ऐसी चीज नहीं फेंकते जिसे वे पहन सकें। इस बार एन कैरो बहुत सतर्क था। उसे डर था कि निंगजी को गुमिंग्यू की तरह जल्दी से होटल से निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल, यह ठीक है। कृपया ब्रेसलेट को मशीन पर रख दीजिए। यह कंगन शुद्ध सोने का था और अत्यंत खूबसूरती से बनाया गया था, जिसकी कीमत 90 अंक थी। चूंकि कमरा नंबर 4010, जो एक सिंगल रूम था, खाली था, इसलिए फैंग यांग ने उसे वह कमरा दे दिया। निंगजी ने 5 दिन पहले ही भुगतान कर दिया और बचे हुए पॉइंट्स से खाना खरीदा। जब फैंग यांग ने अपना चेक इन पूरा कर लिया और होटल तथा उसकी विभिन्न दुकानों के बारे में विस्तार से बताया, तो उसने पूछा, क्या आप चाहेंगी कि मैं आपको होटल दिखाऊं? कोई जरूरत नहीं, मैं पहले अपने कमरे में आराम करना चाहती हूँ। निंगजी ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। ठीक है, कृपया अपने आप को घर पर महसूस करें। निंगजी लिफ्ट में चढ़ी, चौथी मंजिल का बटन दबाया और अंततः राहत की सांस ली। वह बहुत घबराई हुई थी, लेकिन शुक्र है कि उसने होटल स्टाफ के सामने अपनी पहचान उजागर नहीं की। अपने कमरे में पहुंचकर उसने सबसे पहले चारों ओर देखा। कमरा 4010 को अभी तक अपग्रेड नहीं किया गया था, इसलिए साज सज्जा बहुत साधारण थी, बिल्कुल वैसी ही जहां वह मुरुओ बेस में रहती थी। हालांकि मुरुओ बेस पर उसे हर समय स्टैंड बाय पर रहना पड़ता था, अनकैरो की सेवा के लिए तैयार, लेकिन अब उसे जो करना था वह अनकैरो की सेवा करने से कहीं अधिक कठिन था। निंगजी कड़वी मुस्कान के साथ बिस्तर पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए, पहले अच्छी नींद ले ली जाए। सुबह निंगजी ऊर्जा से भरी हुई अपने कमरे से बाहर निकली। भारी मन के बावजूद वह रात भर बिना किसी स्वप्न के सोती रही। प्रलय शुरू होने के बाद से वह इतनी गहरी नींद कभी नहीं सोई थी। वह अपने कमरे से निकली और लिफ्ट से पहली मंजिल पर पहुंची। जैसे ही वह लिफ्ट से बाहर निकली, उसने एक गुस्से से भरी जोरदार चीख सुनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? निंगजी डर से कांप उठी, दीवार की ओर बढ़ी और सावधानी से कोने से झांका। उसने एक खूबसूरत महिला को देखा। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वह एक आदमी से भिड़ रही थी। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपनी असली प्रकृति को इतनी गहराई से छिपा सकते हो, उस आदमी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। आपने स्वयं मुझ पर भरोसा करने का निर्णय लिया। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आप इसी समय एक और महिला दौड़कर आई और उस आदमी की बाह पकड़ ली और गिड़गिड़ाते हुए बोली, बहन, भाई को दोष मत दो। यह सब मेरी गलती है। अगर तुम किसी को दोष देना चाहती हो तो मुझे दोष दो। तुम्हारी हिम्मत है यहाँ आने की? घर तोड़ने वाली दूसरी औरत बनना कभी अच्छा नहीं होगा। खूबसूरत औरत और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। बहू, लेकिन हम सचमुच प्यार में हैं। जैसे ही निंगजी ने सोचा कि यह एक धोखेबाज आदमी और उसकी प्रेमिका को पकड़ने के बारे में था, अचानक एक और जवान लड़की दौड़ी और उस खूबसूरत महिला का हाथ पकड़ लिया। कोई बात नहीं बहन, अगर वे तुम्हें प्यार नहीं करते तो मैं तुम्हें प्यार करूंगी। निंगजी, आखिर दुनिया में क्या हो रहा था? इस होटल में किस तरह के लोग थे? तभी उसने तालियां सुनी। उसने देखा कि रिसेप्शनिस्ट ताली बजा रहा था। बाई शुवेन और अन्य लोगों ने अभी अभी एक दृश्य का अभ्यास समाप्त किया था
और उन्होंने विनम्रतापूर्वक रिसेप्शनिस्ट जूशी से उसकी राय पूछी। अभी अभी हुए हमारे प्रदर्शन के बारे में आपकी क्या राय है? थोड़ा नाटकीय है, शूशी ने ईमानदारी से कहा, लेकिन मुझे पसंद है। मेलोड्रामा ठीक है, बाई शुवेन ने हाथ हिलाकर टाल दिया। दर्शकों को यही तो पसंद है ना? फू सिहेंग ने अपनी कनपटियां रगड़ी, स्पष्टतः उसके सिर में दर्द था। जाहिर है उसे समझ नहीं आया कि वह इस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए क्यों सहमत हुआ था, लेकिन चूंकि वह पहले ही वादा कर चुका था, इसलिए वह अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता था और उसे दांत पीसकर काम जारी रखना पड़ा। क्या हम मैनेजर गु को ढूंढे और देखें कि वह क्या सोचती है? बाई शुवेन ने पूछा। मुझे तो अच्छा लग रहा है, जुआंग शियाओक्सिया ने उत्साह से कहा। यह मेरा पहला अभिनय है और यह बहुत अच्छा लग रहा है। चलो मैनेजर गु से कुछ मार्गदर्शन लेते हैं। तभी निंगजी को समझ आया कि वे तो बस नाटक कर रहे थे। यहाँ तक कि सर्वनाश में भी क्या उनमें अभी भी ऐसा करने का मूड था? ऐसा लग रहा था कि इस होटल में जीवन सचमुच काफी आरामदायक था। निंगजी का मन उथल पुथल में था। यदि वह और उसकी बहन यहाँ रह सकें तो क्या यह हर दिन अन कैरो के लिए गुलामी करने से 100 गुना बेहतर नहीं होगा? हालांकि उसके पास कोई विशेष योग्यता नहीं थी, लेकिन अगर उसके पास रहने के लिए ऐसी जगह होती तो वह हर दिन बाहर जाकर वस्तुओं को खोजने के लिए तैयार होती और बदले में अंक प्राप्त करती, और वह ज़ॉम्बी को मारना भी सीख सकती थी। दुर्भाग्य से उसकी बहन अभी भी अन कैरो के हाथों में थी। उसकी बहन को बचाना असंभव था। निंगजी ने उदास होकर आह भरी। बाई शुवेन और अन्य लोगों को अपना दृश्य प्रस्तुत करते देखने के बाद गु वानियन को अपनी हंसी रोकने के लिए अपनी जांघ पर जोर से चुटकी काटनी पड़ी। आपका अभिनय कौशल काफी अच्छा है, गु वानियन ने निष्पक्ष भाव से मूल्यांकन किया। लेकिन कथानक शायद इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है। यह स्पष्ट था कि बाई शुवेन एक अच्छे अभिनेता थे, लेकिन अच्छे पटकथा लेखक नहीं थे। सच में बाई शुवेन थोड़ा परेशान दिखीं। लेकिन मैं इससे बेहतर कुछ नहीं लिख सकती। अन्य लोगों ने भी अनिश्चितता भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। वे स्क्रिप्ट लिखना भी नहीं जानते थे। तुम जाकर शिक्षक वू से क्यों नहीं पूछते? गु वानियन ने सुझाव दिया। वे सर्वनाश से पहले चीनी साहित्य पढ़ाते थे। हो सकता है वे तुम्हें इस बारे में कुछ सलाह दे सकें। शिक्षक वू का पूरा नाम वू हांग था और वह कमरा नंबर 407 में रहते थे। वाह, यह तो बहुत बढ़िया आइडिया है। बाई शुवेन की आंखें चमक उठीं। चलो टीचर वू से मदद मांगते हैं, मैं उन्हें खाना खिलाऊंगा। इसके साथ ही समूह खुशी खुशी वू होंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उनके जाने के बाद गु वानियन को अपने कमरे में बैठे बैठे थोड़ी ऊब महसूस हुई और उसने टहलने जाने का फैसला किया। जैसे ही वह बाहर निकली, उसने एक महिला को कैफेटेरिया के प्रवेश द्वार पर खड़ा देखा, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, और वह अंदर जाने वाली थी। गु वानियन को देखकर महिला एक पल के लिए रुकी, फिर जल्दी से मुस्कुराई। गु वानियन ने विनम्रता से मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे संदेह हुआ। यह महिला होटल में नई मेहमान होगी। नए मेहमान आना तो स्वाभाविक था, लेकिन इस महिला में कुछ तो ठीक नहीं लग रहा था। वह महिला साफ तौर पर कुछ घबराई हुई लग रही थी, मानो अपने दिल में कुछ छिपा रही हो। उसने अभी जो मुस्कान दी थी वह बनावटी और तनावपूर्ण थी। हालांकि यह भी संभव था कि इतने लंबे समय तक सर्वनाश से गुजरने के बाद वह अभी अभी सुरक्षित स्थान पर पहुंची थी और अभी तक समायोजित नहीं हुई थी। तभी एक और मेहमान कैफेटेरिया में खाना खाने आया। उसे देखकर उसने अभिवादन किया। नमस्ते बॉस। गु वानियन मुस्कुराई और सिर हिलाया। फिर उसने देखा कि महिला की अभिव्यक्ति और भी अजीब हो गई। महिला ने सावधानी से उसकी ओर देखा, फिर जल्दी से कैफेटेरिया में चली गई। गु वानियन को इस बात पर संदेह होने लगा कि यह महिला उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। वह रिसेप्शन पर गई और शूशी से पूछा, वह नई महिला मेहमान कब आई? उसका नाम क्या है? उसे कल रात ही आ जाना चाहिए था। फैंग यांग ने उसे रिसीव कर लिया है। मैं देख लूं। फ्रंट डेस्क पर एक स्क्रीन लगी थी जिस पर प्रत्येक कमरे के अतिथि की जानकारी प्रदर्शित थी। जूशी ने नीचे स्क्रॉल किया और गु वानियन से कहा, वह कल आधी रात को आई थी। उसका नाम निंग जी है। गु वानियन अरे मुरुओ बेस से एक और व्यक्ति। एन कैरो ने शायद सोचा होगा कि निंग जी एक साधारण व्यक्ति है जिसे कोई नहीं पहचानेगा, इसलिए उसने उसे यहाँ भेजा। मुख्य बात यह थी कि गु वानियन एक ट्रांसमिग्रेटर था जिसने पुस्तक पढ़ी थी। पुस्तक में एन कैरो की नौकरानी का नाम निंगजी था। गु मिंग्यू के साथ हुई पिछली घटना और उस महिला के अभी के अजीब व्यवहार को देखते हुए गु वानियन को लगा कि यह कोई संयोग नहीं है। यह निंगजी जरूर एन कैरो की नौकरानी होगी। गु वानियन सचमुच बहुत परेशान थी। आन कायरो कब रुकेगा?
दरअसल जब वह किताब पढ़ रही थी तो उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई थी। पुस्तक के पुरुष और महिला पात्रों का व्यक्तित्व काफी जटिल था। हालांकि चूंकि पुस्तक उनके दृष्टिकोण से लिखी गई थी, इसलिए उन्होंने जो कुछ भी किया वह उचित प्रतीत हुआ। लेकिन अब जब एन कैरो उसे बार बार निशाना बना रहा था, तो वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने कभी भी मुरुओ बेस को उकसाया नहीं था और वहां कभी भी अपने होटल का प्रचार भी नहीं किया था। गु वानियन ने पुस्तक में निंगजी के चरित्र के वर्णन को याद करने की कोशिश की। आखिरकार वह तो मुख्य नायिका की नौकरानी मात्र थी, इसलिए पुस्तक में उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया होगा। उसमें लिखा था कि वह एक साधारण व्यक्ति थी जिसमें कोई विशेष योग्यता नहीं थी और उसकी एक छोटी बहन भी थी। वे मुरुओ बेस में इसलिए घुस पाए क्योंकि अन कैरो को एक नौकरानी की जरूरत थी। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि किस प्रकार दोनों बहनें हमेशा एक दूसरे पर निर्भर रहीं और उनके बीच बहुत घनिष्ठ संबंध थे। इसके अलावा दोनों को दयालु और मासूम लोगों के रूप में चित्रित किया गया था। गु वानियन ने अनुमान लगाया कि निंगजी को संभवतः एन कैरो द्वारा यहां आने के लिए मजबूर किया गया था, जो अपनी बहन का लाभ उठा रही थी। लेकिन उसे इसकी कोई चिंता नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि मुरुओ बेस के लोग यहां रुकते रहें। हालांकि वह और उसका होटल अजय थे, फिर भी वह बेवजह मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती थी। हालांकि अगर उसने निंगजी को भेज दिया तो एन कैरो निश्चित रूप से किसी और को भेज देगा। अगर वह किसी ऐसे व्यक्ति को भेजती जिसे गु वानियन नहीं पहचानती तो यह और भी अधिक परेशानी वाली बात होगी। और अगर उसने गुमिंग्यू जैसा कोई और आदमी भेजा तो यह और भी बुरा होगा। कम से कम अब वह जानती थी कि निंगजी मुरुओ बेस से थी और सब कुछ उसके नियंत्रण में था। इसके अलावा अन कैरो उसे लगातार क्रोधित कर रहा था। वह अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने निर्णय लिया कि उसे इस तथाकथित महिला नायक को सबक सिखाने का अवसर अवश्य ढूंढना चाहिए। जब वह समय आएगा तो निंगजी उसके लिए उपयोगी हो सकती है। क्या उसने पहले ही ये गांव फेई के अधीनस्थों को उसके खिलाफ नहीं कर दिया था? गु वानियन के होठों पर एक भयावह मुस्कान आ गई। बॉस, क्या इस निंगजी में कुछ गड़बड़ है? जूशी ने पूछा। हम फैन यांग से कहो कि तुम दोनों उस पर नजर रखो, गु वानियन ने कहा। होटल के अंदर कोई बात नहीं, लेकिन उसे दूसरे मेहमानों के ज्यादा पास मत आने देना। खासकर अगर कोई उसके साथ होटल से बाहर जाना चाहे तो उसे धीरे से याद दिला देना, होटल के अंदर तो किसी को कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन अगर निंगजी अन्य मेहमानों को कुछ करने के लिए होटल के बाहर ले जाती हैं तो होटल उनकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। हालांकि निंगजी का व्यक्तित्व आमतौर पर ऐसा नहीं करता, फिर भी उसकी बहन अन कैरो के हाथों में थी। कौन जाने वो अपनी बहन के लिए क्या कर बैठे। समझ गया, जूशी ने तुरंत जवाब दिया। मैं समझ गया। तभी कोला और हैमबर्गर हाथ में हाथ डाले वहां पहुंचे। गु वानियन ने उन्हें फिर से सावधानी से निर्देश दिया कि उन्हें होटल कभी नहीं छोड़ना चाहिए। होटल के अंदर तो वे अजय थे, लेकिन बाहर आने पर कोला और हैमबर्गर के पास सिस्टम की सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। आखिरकार वे तो सिस्टम से मिलने वाले अतिरिक्त पुरस्कार मात्र थे। बहन, मुझे ये पहले से ही पता है, कोला ने उसकी छोटी सी छाती थपथपाते हुए वादा किया। मैं छोटी बहन हैमबर्गर का पूरा ध्यान रखूंगी। हम होटल से बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे, एक कदम भी नहीं। बाहर बहुत डर लग रहा है, हैमबर्गर कांपते हुए बोला। मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहता। उसे अब भी बाहर के वो डरावने ज़ॉम्बी याद थे। कोई मूर्ख ही होटल छोड़कर जाएगा। यह अच्छा है, अच्छे बनो, गु वानियन ने मुस्कुराते हुए उनके सिर पर थपथपाया। असल में इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। आखिरकार वे अभी भी होटल में ही थे। अगर कोई गु वानियन की जानकारी के बिना कोला और हैमबर्गर को होटल से बाहर ले जाने की कोशिश करता तो सिस्टम उसे इसकी इजाजत नहीं देता। इस तरह उसे अभी निंगजी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। एक बार मध्य शरद ऋतु महोत्सव पार्टी समाप्त हो जाने के बाद वह निश्चित रूप से एन कैरो को सबक सिखाएगी। अन्यथा एन कैरो कभी नहीं रुकता। निंगजी ने कैफेटेरिया में खाना खाया और फिर होटल में घूमने लगी। उसे मानना पड़ा, होटल का माहौल वाकई बहुत अच्छा था। लगभग सभी लोग अच्छे मूड में लग रहे थे। जब भी इकट्ठे होते, बातें करते और हंसते रहते। यह बात समझ में आती है, इस सर्वनाशकारी दुनिया में वे इतने अच्छे होटल में रहकर खुश कैसे नहीं हो सकते। निंगजी को उनसे सचमुच ईर्ष्या हो रही थी कि वे यहाँ इतनी खुशी से रह रहे हैं, जबकि उस पर इतना कठिन कार्य का बोझ था जिसे वह करना भी नहीं चाहती थी। उसी समय उसने देखा कि रिसेप्शनिस्ट जिसने कल रात उसे चेक इन कराया था, उसकी ओर आ रही है। फेंग यांग अभी जागा ही था, कुछ खाया था और ऊब रहा था जब गु वानियन ने उसे एक काम दिया। वह गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए निंगजी के पास गया और पूछा, क्या आपको होटल की आदत हो रही है?
यह बहुत अच्छा है, निंगजी ने सिर हिलाया। यह जगह वाकई अद्भुत है। यहाँ बहुत सारे संसाधन हैं और यह बहुत साफ है। और भी रहस्यमयी जगहें हैं, फैंग यान ने रहस्यमय ढंग से कहा। आप अभी तक जुरासिक पार्क नहीं गए हैं, है ना? नहीं, मैंने नहीं देखा, निंगजी ने कहा। जुरासिक पार्क क्या सचमुच डायनासोर होते हैं? उसने एन कैरो से होटल में डायनासोर के दिखने के बारे में सुना था, लेकिन एन कैरो ने कहा था कि वे संभवतः उत्परिवर्तित प्राणी थे जो डायनासोर जैसे दिखते थे, या फिर केवल मतिभ्रम थे। बिल्कुल, वरना इसे जुरासिक पार्क क्यों कहा जाता? फैंग यान ने कहा। क्या तुम देखना चाहोगे? 2 घंटे के लिए सिर्फ 5 पॉइंट लगते हैं, और अंदर के डायनासोर मेहमानों पर हमला नहीं कर सकते, इसलिए चिंता मत करो। निंगजी एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर सिर हिला दिया। उसे यह पता लगाना था कि होटल में क्या चल रहा है, और एन कैरो को रिपोर्ट करना था। फेंग यांग ने निंगजी को जुरासिक पार्क के प्रवेश द्वार तक ले जाकर कहा, बस अपना कार्ड स्वाइप करो और तुम अंदर जा सकते हो। निंगजी ने अपना कार्ड स्वाइप करने के बाद वह अंदर चली गई। कुछ ही देर बाद वह पीला चेहरा लिए बाहर आई। उसने डायनासोर के असली होने की उम्मीद नहीं की थी। यह बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा अनकैरू ने सोचा था। हालांकि डायनासोर अब उस पर हमला नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर उसकी पहचान उजागर हो गई तो क्या होगा? इसके अलावा वह अंततः पूरी तरह से समझ गई कि इस होटल के मालिक के खिलाफ एन कैरो के पास कोई मौका नहीं था। आखिरकार उनके पास डायनासोर भी तो थे। यदि वह अनकैरू की मदद करना जारी रखती है, भले ही उसकी पहचान अभी उजागर न हुई हो, तो भविष्य में उसका भाग्य निश्चित रूप से भयानक होगा। क्या हुआ? फैंग यांग ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। तुम इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गई? कहीं तबीयत ठीक तो नहीं है? मैं ठीक हूँ, निंगजी ने शांत दिखने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे अचानक थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, इसलिए मुझे थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जाना होगा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? क्या आप कोई दवा खरीदना चाहेंगे? मैं आपको दवाखाने ले जा सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं अभी वापस चलता हूँ। ऐसा कहकर निंगजी घबराकर भाग गई। फेंग यांग ने उसकी पीछे हटती हुई आकृति को देखा और उपहासपूर्ण हंसी निकाली। ऐसा लगता है कि वह सचमुच डर गई थी। आइए देखें कि क्या वह अभी भी मुरुओ बेस के लिए मुखबिर के रूप में काम करने की हिम्मत रखती है। इस विषय में बोलते हुए, मुरुओ बेस के लोग वास्तव में परेशान करने वाले हैं। होटल और मुरुओ बेस एक दूसरे के आसपास भी नहीं हैं। क्या वे अपने अपने काम से काम नहीं रख सकते और एक दूसरे को परेशान नहीं कर सकते? लेकिन उन लोगों को तो बस लालच था और उन्होंने होटल पर अपनी नजरें गड़ा दी। एक बार जब वे बॉस गु को क्रोधित कर देंगे तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। निंगजी अपने कमरे में वापस भागी और उसे शांत होने में काफी समय लगा। तभी उसे याद आया कि अनकैरू ने उसे रोज होटल के बाहर जाने का निर्देश दिया था। अनकैरू के लोग वहां इंतजार कर रहे होंगे, और अगर उसके पास कोई खबर हो तो उसे उन्हें बताना चाहिए ताकि वे मुरुओ बेस तक जानकारी पहुंचा सकें। इसलिए अत्यधिक घबराहट महसूस करने के बावजूद उसने साहस जुटाया और होटल से बाहर निकल गई। होटल के आसपास कुछ देर तक घूमने के बाद उसने वास्तव में मुरुओ बेस से एक उच्च स्तरीय क्षमता उपयोगकर्ता को अपनी ओर हाथ हिलाते हुए देखा। उसने यह सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखा कि वहां कोई और तो नहीं है, फिर जल्दी से दौड़कर वहां पहुंची और होटल में जो कुछ भी देखा था उसे सब कुछ बता दिया, जिसमें जुरासिक पार्क में डायनासोर पर विशेष जोर दिया गया। तुम्हें मिस एन को बताना ही होगा कि यहाँ के डायनासोर असली हैं। मैंने अपनी आंखों से इसकी पुष्टि की है, निंगजी ने घबराकर कहा। उसे तुरंत हार मानने को कहो। यह ऐसी जगह नहीं है जिस पर वह लालच कर सके। अगर वह इतनी जिद करती रही तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक है, मैं समझ गया, क्षमता उपयोगकर्ता ने कहा। सुनते समय उसके सिर में झुनझुनी महसूस हुई। उसने होटल की ओर देखा और होंठ चाटते हुए पूछा, क्या तुम मेरे लिए वहां से कुछ खाना ला सकते हो? मैंने सुना है कि होटल का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। मुझे नहीं लगता कि यह मुमकिन है, निंगजी ने घबराते हुए कहा। होटल के नियमों के मुताबिक अंदर से कुछ भी निकालकर दोबारा नहीं बेचा जा सकता। मुझे नहीं पता कि इसे सीधे आपको देना ठीक रहेगा या नहीं, लेकिन बेहतर होगा कि ऐसा जोखिम न लिया जाए। वह बिल्कुल भी गुमिंग्यू की तरह नहीं बनना चाहती थी। यह सुनकर क्षमता उपयोगकर्ता ने आगे कोई जोर नहीं लगाया। वह मुड़ा और मुरुओ बेस पर एन कैरो को वापस रिपोर्ट करने चला गया। निंगजी होटल लौट आए। हुआ यूं कि कोला और हैमबर्गर लॉबी में सुशी और फैंग यांग के साथ बातें कर रहे थे। फैंग यांग ने जरूर कोई मजाक सुनाया होगा, क्योंकि कोला और हैमबर्गर खिलखिलाकर हंस रहे थे। निंगजी ने उन्हें देखा, उसकी आंखें कोमलता से भर गईं। उसे बच्चों से बहुत प्यार था।
प्रलय से पहले उसने एक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम में दाखिला भी ले लिया था और प्रीस्कूल शिक्षिका बनने की ख्वाहिश रखती थी। हालांकि जैसे ही उसे किंडरगार्टन में स्वीकार किया गया, सर्वनाश शुरू हो गया। अगर वयस्कों को सर्वनाश के बाद की दुनिया में जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा, तो बच्चों के लिए यह और भी कठिन था। मुरो बेस पर ज्यादा बच्चे नहीं थे। अब इन दो प्यारे बच्चों को देखकर स्वाभाविक रूप से उसे उनसे लगाव हो गया। लेकिन उसी क्षण उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। एन कैरो ने उसे बताया था कि होटल मालिक का एक छोटा भाई और बहन है, और उसे निर्देश दिया था कि वह उनका उपयोग करने का कोई तरीका ढूंढे, यदि संभव हो तो उन्हें मुर्वो बेस पर ले आए और होटल मालिक के खिलाफ उनका इस्तेमाल करे। लेकिन ये बच्चे इतने प्यारे थे कि वह उन्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकती थी। वे किसी तरह प्रलय से बच निकले थे और होटल में बहुत अच्छी तरह रह रहे थे। उन्हें क्यों ले जाया जा रहा है? यदि उन्हें होटल के बाहर किसी खतरे का सामना करना पड़े तो क्या होगा? एन कैरो को ऐसा विचार कैसे सूझा? निंग जी को बहुत उलझन महसूस हुई। तभी कोला ने उसकी तरफ देखा और वह उसकी नजरों से नजरें नहीं मिला पाई। वह जल्दी से अपने कमरे में वापस भाग गई। वह आंटी सचमुच अजीब हैं, कोला ने फैंग यांग और जू शी से कहा। फेंग यांग ने निंग जी की पीछे हटती हुई आकृति पर नजर डाली, रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और फिर कोला और हैमबर्गर से कहा, उसकी चिंता मत करो। मुझे लगता है कि वह कुछ चीजें खुद ही समझ लेगी। हैमबर्गर ने उलझन में सिर हिलाया। जल्द ही मध्य शरद ऋतु महोत्सव आ गया। मध्य शरद उत्सव की पार्टी लॉबी में आयोजित की गई थी। सर्वनाश का अनुभव करने के बाद कोई भी औपचारिकता निभाने के लिए खड़ा नहीं हुआ और सभी सीधे फर्श पर बैठ गए। हालांकि आज मध्य शरद ऋतु उत्सव था, फिर भी प्रलय के बाद के मौसम का कोई तुक या कारण नहीं था। आज खासी गर्मी थी और शाम होने के बावजूद बाहर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच रहा था। लॉबी में एयर कंडीशनिंग पूरी तरह चालू थी, जिससे ठंडी हवा आ रही थी, जिससे माहौल अविश्वसनीय रूप से आरामदायक हो गया था। छुट्टियों के उपहार के रूप में सिस्टम ने कुछ मूनकेक उपलब्ध कराए। वहां मूनकेक की एक समृद्ध विविधता थी, जिसमें लाल बीन पेस्ट, 5 अखरोट, कमल के बीज का पेस्ट, विभिन्न फलों के जैम भराव, मांस भराव और यहां तक कि बर्फ की त्वचा वाले मूनकेक भी शामिल थे। सबको एक एक मूनकेक मिला, लेकिन उसे आज ही खाना था। जो भी मूनकेक नहीं खाए गए, वे अगले दिन अपने आप गायब हो जाएंगे। मध्य शरद ऋतु महोत्सव की पार्टी शुरू हुई। मेजबान की भूमिका निभा रहे सुशी और फांग यांग ने सबसे आगे खड़े होकर पहला प्रदर्शन शुरू करने से पहले उद्घाटन भाषण दिया। पहला कार्यक्रम कोला और हैमबर्गर द्वारा एक साथ बच्चों का गीत गाना था। गु वानियन द्वारा अलमारी से निकाले गए नए कपड़े पहनकर वे सामने खड़े थे और उनमें मंच का कोई डर नहीं था। बच्चों का गाना जीवंत था तथा उनके द्वारा स्वयं तैयार किए गए आकर्षक नृत्यों के साथ मिलकर इसने माहौल को तुरंत गर्म कर दिया। जब उनका प्रदर्शन समाप्त हुआ तो दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। दर्शकों के बीच बैठी गु वानियन ने गर्व से तालियां बजाईं। आखिरकार ये उसके बच्चे थे। हालांकि निंग जी की भावनाएं अधिक जटिल थीं। ये बच्चे इतने प्यारे थे कि वह किसी भी तरह से उन्हें धोखा नहीं दे सकती थी या उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। अगली बार जब वह एन कैरो द्वारा भेजे गए उच्चस्तरीय क्षमता उपयोगकर्ता को देखेगी तो उसे निश्चित रूप से चीजें स्पष्ट करनी होंगी। उसके बाद कई और मेहमानों ने प्रस्तुति दी। कुछ ने पियानो बजाया तो कुछ ने वायलिन या पीपा। बेशक सभी उपकरण सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए थे और प्रदर्शन के बाद गायब हो जाते थे। गु वानियन को एहसास हुआ कि होटल के मेहमान आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभाशाली और बहुमुखी थे। अंतिम दृश्य स्वाभाविक रूप से बाई शुवेन, जुआंग शियाओक्सिया और उनके समूह द्वारा प्रस्तुत नाटक था। शिक्षक वू द्वारा संशोधित पटकथा के साथ उनके कथानक में और भी ज्यादा गहरे संघर्ष और ज्यादा दिलचस्प बिंदु थे। हालांकि उन्होंने केवल कुछ दिनों का ही अभ्यास किया था, फिर भी उन्हें खूब प्रशंसा मिली और कई लोग तो भावुक होकर रो पड़े। उनके प्रदर्शन के समाप्त होने के बाद गु वानियन समापन भाषण देने के लिए सामने आए। हालांकि उत्साह के बाद मेहमानों का मूड काफी खराब हो गया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि आज मध्य शरद ऋतु उत्सव था। मध्य शरद ऋतु महोत्सव पारिवारिक पुनर्मिलन का समय माना जाता था। लेकिन अब सर्वनाश के कारण उनमें से प्रत्येक ने कई प्रियजनों और दोस्तों को खो दिया था। यहाँ तक कि डोंग यू परिवार, जो 3 सदस्यों का परिवार बन गया था, को भी अपने अन्य रिश्तेदारों की याद आती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि सर्वनाश के बाद की दुनिया में जीवित रहना कितना कठिन है, इसलिए उन्होंने होटल में अपने खुशहाल जीवन को और भी अधिक महत्व दिया। यदि किसी ने होटल को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो उनमें से कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होगा। डिंग! बधाई हो मेजबान।
कार्य पूरा हुआ। पुरस्कार कमरे 506 से 5010 अनलॉक करें। कमरे 406 से 4010 को एक बार अपग्रेड करें। स्वयंसेवा रेस्तरां अनलॉक करें। स्वयंसेवा रेस्तरां में सभी व्यंजनों तक असीमित पहुंच अनलॉक करें। सुपरमार्केट में 5 नए उत्पाद अनलॉक करें। एक फल की दुकान अनलॉक करें। एक और कार्य पूरा करने के बाद गु वानियन को खुशी महसूस हुई। सुपरमार्केट भी पहली मंजिल पर था। वह देखने गई और अंदर काफी जगह थी। ढेर सारी अलमारियां थीं। हालांकि कई अलमारियां अभी भी खाली थीं। संभवतः नए उत्पादों को खोलने के लिए भविष्य के कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता थी। इस कार्य से पुरस्कृत 5 उत्पाद थे। विभिन्न स्वाद वाले आलू के चिप्स, मसालेदार स्नैक्स, चॉकलेट, कुकीज और लाओ गानमा चिली सॉस। यह देखकर कि लाओ गणमा भी उपलब्ध है, गु वानियन ने तुरंत डोंगयू को सूचित किया। उसे याद आया कि डोंगयू ने पहले भी बताया था कि प्रलय से पहले वह लाओ गानमा को कितना पसंद करती थी और इसे नूडल्स या चावल के साथ मिलाकर इस्तेमाल करती थी। अब यह वास्तव में सुपरमार्केट में खरीदने के लिए उपलब्ध था। डोंगयुए जब सुपरमार्केट में लाओ गानमा को देखा तो बहुत खुश हुई। यह महंगा भी नहीं था। एक जार की कीमत मात्र 4 अंक थी। यद्यपि जार बड़ा नहीं था, फिर भी यह काफी दिनों तक चल सकता था। वह कैफेटेरिया से एक कटोरा चावल खरीद सकती थी, उसे लाओ गानमा के साथ मिला सकती थी और वह भोजन बन जाता था। इस तरह वह कुछ अंक बचा सकती थी। वह अपने माता पिता के लिए नए कपड़े भी खरीदना चाहती थी। इससे पहले कि वह अपनी खुशी पूरी कर पाती, गु वानियन ने उसे बताया कि एक नया स्वयंसेवा रेस्तरां खुल गया है। स्वयंसेवा रेस्तरां हॉट पॉट रेस्तरां के सामने स्थित था और यह काफी बड़ा था। प्रवेश द्वार पर एक कार्ड स्वाइपिंग स्टेशन था। कार्ड स्वाइप करते ही आप अंदर जा सकते थे। बीच में एक लंबी मेज थी जिसके चारों ओर तरह तरह के खाने पीने की चीजें सजी हुई थीं। वहां सभी प्रकार के स्नैक्स, विभिन्न स्वाद वाले नूडल्स, तले हुए नूडल्स, फ्राइड राइस, तली हुई सेवई, साथ ही कुछ ब्रेस्ड व्यंजन, ठंडे व्यंजन, स्मोक्ड मीट, हाथ से बने पैनकेक, स्टीम्ड बंस, सैंडविच, बोन सूप, सी फूड सूप और बहुत कुछ था। वहां बहुत विविधता थी और 8 पॉइंट्स पर कोई भी 2 घंटे तक जितना चाहे खा सकता था। प्रतिदिन आने की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी, जिसका अर्थ था कि जब तक आपके पास पर्याप्त अंक हों, आप बिना किसी की परवाह किए पूरे दिन 24 घंटे स्वयंसेवा रेस्तरां में रह सकते थे। स्वयंसेवा रेस्तरां में कुछ व्यंजन अन्य दुकानों के व्यंजनों के समान थे, जैसे अंडा फ्राइड राइस, जो कैफेटेरिया में भी उपलब्ध था। गु वानियन ने इसे आजमाया और पाया कि सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट में अंडा फ्राइड राइस का स्वाद कैफेटेरिया के मुकाबले थोड़ा कमतर था, लेकिन सिर्फ तुलनात्मक रूप से। स्वाद फिर भी काफी अच्छा था। हालांकि स्वयंसेवा रेस्तरां में हॉट पॉट, बारबेक्यू और चावल नूडल्स जैसी चीजें उपलब्ध नहीं थीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप 2 घंटे तक जितना चाहें उतना खा सकते हैं। वहां मांस भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। जिन लोगों की भूख बहुत ज्यादा थी, उनके लिए तो यह स्वर्ग जैसा था। जैसे ही सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट खुला, व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई। हर दिन कई लोग आते थे और कुछ तो तीनों समय का खाना भी वहीं खाते थे। कुछ लोगों की भूख स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक होती है और सर्वनाश का अनुभव करने के बाद भोजन की उनकी आवश्यकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जबकि अन्य रेस्तरां में उन्हें अपने पॉइंट्स के साथ मितव्ययिता बरतनी पड़ती थी और वे बहुत अधिक ऑर्डर नहीं कर सकते थे। स्वयंसेवा रेस्तरां में ऐसी कोई चिंता नहीं थी। यद्यपि वे हॉट पॉट या बारबेक्यू नहीं परोस सकते थे और उनका स्वाद अन्य रेस्तरां की तुलना में थोड़ा कमतर हो सकता था, फिर भी स्वयंसेवा रेस्तरां में भोजन इतना था कि आप उसे खा सकते थे। 2 घंटे में वे काफी कुछ खा सकते थे। स्वयंसेवा रेस्तरां ने कुछ लोगों की भोजन संबंधी आवश्यकता को काफी हद तक संतुष्ट किया। डिंग, नया कार्य अनलॉक हुआ। कमरे 501 से 505 के लिए नए किराएदारों की भर्ती करें। कोई समय सीमा नहीं, अतिथि पहचान पर कोई प्रतिबंध नहीं। कार्य पुरस्कार कमरे 601 से 605 अनलॉक करें। एक बार कमरे 501 से 505 को अपग्रेड करें। 5 असीमित व्यंजन अनलॉक करें। 5 प्रकार के असीमित फल अनलॉक करें। दूध चाय की दुकान अनलॉक करें। दूध चाय की दुकान में सभी दूध चाय के लिए असीमित पहुंच अनलॉक करें। नोट, 6ठी मंजिल पर सभी कमरे किंग साइज बेडरूम हैं, जिनमें अधिकतम 2 लोग रह सकते हैं। कमरे का किराया प्रति रात 15 अंक है। गु वानियन को सिस्टम से एक और नया कार्य प्राप्त हुआ। 5वीं मंजिल पर सभी कमरे पारिवारिक कमरे थे। फिलहाल केवल 501 और 502 ही इस्तेमाल होते थे। कमरा 501 में एक जोड़ा अपनी 10 साल की बेटी के साथ रहता था, जबकि कमरा 502 में एक परिवार की 3 पीढ़ियां रहती थीं। इस कार्य को पूरा करने के लिए उसे शेष 3 कमरों के लिए किराएदारों की भर्ती करनी थी। हालांकि गु वानियन आमतौर पर ऐसे कार्यों के बारे में चिंतित नहीं थे।
होटल ने पहले ही अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी और वह कभी कभी इसका प्रचार करने के लिए अन्य स्थानों पर भी जाती थी। इसके अलावा होटल के मेहमान जब बाहर जाते थे तो होटल के प्रचार में सक्रिय रूप से मदद करते थे, इसलिए कमरे जल्दी भर जाते थे। अब वह यही सोच रही थी कि मुरो बेस के गुचेंगयू और अनकैरो से कैसे निपटा जाए। चाहे कुछ भी हो, वह नहीं चाहती थी कि अनकैरो द्वारा भेजे गए लोगों के कारण उसका मूड फिर से खराब हो। इसके अलावा यदि भविष्य में एन कैरो को कोई खामी मिल गई तो यह परेशानी का सबब बन सकता है। इसलिए उसे कोई ऐसा तरीका सोचना पड़ा जिससे अनकैरो इस विचार को पूरी तरह त्याग दे। निंगजी लगातार बेचैनी में रह रही थी। एन कैरो के पिछले निर्देशों को याद करते हुए वह जानती थी कि उसे कोला और हैमबर्गर के करीब जाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उन दो प्यारे बच्चों को देखकर वह ऐसा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकी। इसलिए जब वह होटल से दोबारा बाहर निकली और एन कैरो द्वारा भेजे गए उच्च स्तरीय क्षमता उपयोगकर्ता से मिली तो उसने उत्सुकता से एन कैरो के रवैये के बारे में पूछा। उन्हें उम्मीद थी कि यह जानने के बाद कि होटल वास्तव में कितना विशाल है, एन कैरो इस विचार को त्याग देंगे। लेकिन उच्च स्तरीय क्षमता वाले उपयोगकर्ता के शब्दों से उसका दिल भारी हो गया। मिस एन ने कहा था कि उन्हें यह होटल जरूर लेना चाहिए, क्षमता उपयोगकर्ता ने कहा। हालांकि यह जगह शक्तिशाली है और मालिक दुर्जय है, फिर भी कई तरीके हैं, जैसे कि वे दो बच्चे। लेकिन वे इतने छोटे हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, निंगजी भावुक होकर बोली। अगर होटल से बाहर निकालने के बाद उनके साथ कुछ खतरनाक हो जाए तो क्या मिस एन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले सकती हैं? उच्च स्तरीय क्षमता वाला उपयोगकर्ता एक क्षण के लिए चुप रहा, फिर बोला, मिस एन के व्यक्तित्व को देखते हुए वह केवल इस होटल को प्राप्त करना चाहती है। वे दोनों बच्चे केवल उसके लाभ के साधन हैं। निंगजी ठंडी हंसी हंस पड़ी। वे दो बच्चे हैं, दो जीवित मानव जीवन, उसके औजार नहीं। मैं भी स्वाभाविक रूप से उसके तरीकों से सहमत नहीं हूँ, क्षमता प्रयोगकर्ता ने कहा। लेकिन जरा सोचो, तुम्हारी बहन अभी भी उसके हाथों में है। अगर तुम उसकी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी बहन का क्या होगा? निंगजी का चेहरा सख्त हो गया। आखिरकार हमने इतने लंबे समय तक उसकी सेवा की है, उसने कड़वाहट से कहा। क्या वह सचमुच मेरी बहन को नुकसान पहुंचाएगी? तुम क्या सोचती हो? क्षमता प्रयोगकर्ता ने उससे पूछा। तुम इतने लंबे समय से उसके साथ रही हो, तुम्हें मुझसे बेहतर पता होना चाहिए कि वह कैसी इंसान है। यह कहकर उसने इधर उधर देखा और कहा, मुझे जाना होगा। अगर थोड़ी देर में किसी ने मुझे देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। याद रखना, मिस एन चाहती हैं कि तुम जल्द से जल्द उन दोनों बच्चों का विश्वास जीत लो और उन्हें होटल से बाहर ले आओ, वरना तुम्हारी बहन की सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं दे सकता। इसके साथ ही क्षमता उपयोगकर्ता चला गया। निंगजी धीरे से नीचे झुकी और असहाय होकर रोने लगी। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, खासकर दो छोटे बच्चों को, लेकिन उसकी बहन का क्या? तभी अचानक उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। वह पलटी और देखा कि उसकी ओर आ रहा व्यक्ति होटल मालिक गु वानियन था। निंगजी इतनी डर गई कि वह पीली पड़ गई और अचानक जमीन पर बैठ गई और गु वानियन को भयभीत होकर देखने लगी। डरो मत, गु वानियन मुस्कुराते हुए उसके सामने झुक गया। मेरा तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, मिस्टर गु। होटल मालिक निंगजी ने गहरी सांस ली। गलत मत समझिए, मैं समझा सकती हूँ। वो व्यक्ति अभी वो बस मेरा दोस्त है जो मुझसे मिलने आया था। वह किसी और से मिलने की बात आसानी से समझा सकती थी। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि गु वानियन ने उनकी बातचीत सुन ली थी या नहीं। क्या ऐसा है? गु वानियन की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। लगता है तुम्हारे दोस्त में अलौकिक क्षमता का स्तर बहुत ऊंचा है। निंगजी के होंठ कांपने लगे, उनके पास शब्द नहीं थे। खैर चलो होटल वापस चलते हैं, गु वानियन ने कहा। तुम्हारा क्या विचार है? इतना कहकर वह खड़ी हुई और होटल की ओर चल दी। निंगजी के पास अनिच्छा से पीछे चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। होटल की लॉबी में वापस आकर वे लाउंज क्षेत्र में सोफे पर एक दूसरे के सामने बैठ गए। जूशी और फांग यांग गु वानियन के पीछे एक एक करके अंगरक्षकों की तरह खड़े थे। निंगजी बहुत डरी हुई थी, उसके हाथ लगातार उसके कपड़ों के किनारे पर घूम रहे थे। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, गु वानियन ने शांति से कहा। इन कैरो के लिए काम करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मेरे साथ सहयोग करो और मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, सहयोग। निंगजी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गु वानियन ऐसा कुछ कहेगी। कैसे मैं आपके साथ कैसे सहयोग कर सकती हूँ मिस्टर गु? गु वानियन मुस्कुराया। आन कायरो अभी तुम पर भरोसा करता है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो।
बेशक अगर तुम सहमत नहीं हो तो मैं मुरुओ बेस के लोगों को अब अपने होटल में नहीं ठहरने दूंगा। वह जानती थी कि निंग जी को अपनी बहन की खातिर ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लेकिन अगर निंग जी ने सहयोग करने से इनकार कर दिया तो उसे अपने पास रखने का कोई मतलब नहीं था। दूसरों की परिस्थितियों पर विचार करने की उसकी प्रवृत्ति नहीं थी। निंग जी का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन चिंता मत करो, गु वानियन ने आगे कहा। अगर तुम मेरी बात सुनोगे और मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। जब समय आएगा तो तुम और तुम्हारी बहन दोनों मेरे होटल में आराम से रह सकोगे। सच में निंग जी की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। तुम्हें मेरी बहन के बारे में पता है? क्या तुम मेरी बहन को मुरुओ बेस से बचा सकते हो? अगर मैं कहता हूं कि मैं कर सकता हूं तो मैं यह कर सकता हूं। इस बिंदु पर निंग जी को इस बारे में लगभग कोई संदेह नहीं था कि गु वानियन क्या कह रही थी। आखिरकार गु वानियन इतनी शक्तिशाली थी कि वह न केवल निंग जी की पहचान जानती थी बल्कि यह भी जानती थी कि उसकी बहन को अन कैरो ने बंधक बना रखा है। इसके अलावा इस जादुई होटल के साथ गु वानियन क्या हासिल नहीं कर सका। बिना ज्यादा विचार किए निंग जी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आपके साथ सहयोग करने को तैयार हूं। जब तक आप मेरी बहन की सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं मैं आपकी मदद के लिए कुछ भी करूंगी। इसके अलावा मैं वैसे भी कभी नहीं चाहती थी कि एन कैरो लोगों को नुकसान पहुंचाए। एन कैरो गु वानियन से भिन्न था। एन कैरो सक्रिय रूप से परेशानी पैदा कर रहा था जबकि गु वानियन केवल जवाबी कार्रवाई कर रहा था। भड़काने वाला हमेशा गलत होता है, इसलिए निंग जी गु वानियन की मदद करने को तैयार थी लेकिन अन कैरो की नहीं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे अभी भी मुरुओ बेस में एन कैरो की सेवा करनी थी और वहां उसका जीवन होटल की तुलना में कहीं अधिक बदतर था। दोनों की तुलना करते हुए उसने स्वाभाविक रूप से गु वानियन का पक्ष लेना पसंद किया। बहुत अच्छा, मुझे पता था कि मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा था, गु वानियन ने कहा। अब मुझे एन कैरो के साथ हुई घटना के बारे में सब कुछ बताओ और वह तुमसे क्या चाहती है। निंग जी ने सिर हिलाया और फिर गु वानियन को सब कुछ विस्तार से बताया। जब उसने बताया कि एन कैरो चाहती थी कि वह कोला और हैमबर्गर को अपना लक्ष्य बनाए तो गु वानियन के चेहरे पर धीरे धीरे उदासी छाने लगी। सिर्फ निंग जी ही नहीं बल्कि जूशी और फांग यांग को भी अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। यह सोचना कि वह बच्चों को निशाना बनाएगी। एन कैरो, तुम सचमुच अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरती हो, गु वानियन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। मूलतः उसका इरादा केवल अन कैरो को सबक सिखाने का था, लेकिन अब उसने अपना मन बदल लिया था। यदि होटल में सुरक्षात्मक उपाय नहीं होते, यदि कोला और हैमबर्गर अवज्ञाकारी बच्चे होते, यदि निंग जी के इरादे सचमुच दुर्भावनापूर्ण होते तो क्या एन कैरो अपनी योजनाओं में सफल नहीं हो जाती? उसने नहीं सोचा था कि एन कैरो उस पर या कोला और हैमबर्गर पर कोई दया दिखाएगी। ऐसी स्थिति में अब समय आ गया था कि अन कैरो को उसके कार्यों का परिणाम भुगतने दिया जाए। लेकिन मेरा दोनों बच्चों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, निंग जी ने कहा। मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ लेकिन मैं अपनी बहन को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं बहुत उलझन में थी। गु वानियन ने कोई जवाब नहीं दिया। एक पल बाद उसने एक चाबी निकाली और निंग जी को दे दी। यह क्या है? निंग जी ने हैरान होकर पूछा। अगली बार जब एन कैरू की तरफ से कोई आए तो उसे यह चाबी दे देना और कहना कि इसे एन कैरू तक पहुंचा दें। फिर उनसे कहना अपने कमरे में वापस आकर। गु वानियन की अभिव्यक्ति अभी भी गंभीर थी, लेकिन फिर उसने सोचा अन कैरो के कारण गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार इस बार वह बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएगी। यद्यपि नियमों के अनुसार वह दुनिया के मूल पाठ्यक्रम को नहीं बदल सकती थी, लेकिन एन कैरो ने बार बार उसे उकसाया था और होटल को निशाना बनाया था, इसलिए अब उसे जवाबी कार्रवाई करने की अनुमति थी। इसके अलावा जब भी आवश्यकता होगी सिस्टम उसे सहायता प्रदान करेगा। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यह प्रणाली उसके लिए सचमुच अच्छी थी। शाम को जब बाई शुवेन वापस लौटे तो अपने साथ 3 लोगों का एक परिवार भी लाया था, एक दंपति और उनकी 6 साल की बेटी। पति, जिसका नाम कोंग जिंगड़े था, सर्वनाश से पहले एक प्रसिद्ध निर्देशक था और उसका बाई शुवेन के साथ कुछ संबंध था। उन्होंने पीस होटल के बारे में सुना था और दूसरे स्थान से यहां आने का जोखिम उठाया था। आखिरकार जिस बेस पर वे रहते थे वह गंदा और अव्यवस्थित था, जहां कभी कभी ज़ोंबी आक्रमण होते थे, जो सनशाइन बेस से बेहतर नहीं था, और उन्हें बहुत सारे क्रिस्टल कोर सौंपने पड़े। कोंग जिंगडे के पास दूसरे स्तर की अलौकिक क्षमताएं थीं और उनकी पत्नी के पास अब पहले स्तर की क्षमता थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को यहां अपना भाग्य आजमाने के लिए लाने का फैसला किया। यदि वे सचमुच होटल में रह पाते तो उन्हें ज़ोंबीज के खतरे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती।
हालांकि शहर ए पहुंचने के बाद वे रास्ता भटक गए। सौभाग्य से उनकी मुलाकात बाई शुवेन से हुई जो उन्हें वापस ले आई। इसलिए 3 लोगों का यह परिवार कमरा 503 में रहने चला गया। कोंग जिंगड़े की बेटी जियाओजी बहुत प्यारी थी और उसने जल्दी ही कोला और हैमबर्गर के साथ खेलना शुरू कर दिया। एक बार कमरा 504 और 505 भी भर गए तो यह मिशन पूरा हो जाएगा। और जैसे जैसे अधिक अतिथि आते गए, अधिक अंक अर्जित होते गए। सिस्टम ने गुवानियन को विश्वास के साथ बताया कि वह अगली रैंकिंग में निश्चित रूप से प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। उस समय गुवानियन को भी काफी पुरस्कार प्राप्त हुए। 2 दिन बाद निंगजी ने होटल छोड़ दिया और फिर से मुरुओ बेस के उच्चस्तरीय क्षमता उपयोगकर्ता का सामना किया। इस बार उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि गु मिंग्यू भी आ गया था। युवा मास्टर मिंग्यू, क्या आपकी चोटें ठीक हो गई हैं? निंगजी ने आश्चर्य से पूछा। गु मिंग्यू ने होटल की ओर एक अप्रिय भाव से देखा। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल था, फिर भी वह एक उच्चस्तरीय क्षमता वाला व्यक्ति था। उसके शरीर में पहले से ही बदलाव आ चुके थे, इसलिए उसके घाव जल्दी भर गए। लेकिन होटल में मिली दर्दनाक हार के बारे में सोचकर उसे बहुत चिढ़ और अप्रसन्नता महसूस हुई। होटल मालिक ने वास्तव में उसके आकर्षण को नजरअंदाज कर दिया और यहाँ तक कि होटल के मेहमानों के साथ मिलकर उसे ठग लिया। हालांकि उसे उन क्रिस्टल कोर की परवाह नहीं थी, लेकिन मूर्ख बनाया जाना उसके लिए बेहद दर्दनाक था। बस रुको। एक बार जब सिस्टर रॉ इस होटल को अपने नियंत्रण में ले लेगी तो वह निश्चित रूप से गुवानियन को प्रताड़ित करेगी और उन होटल के मेहमानों के लिए भी यह आसान नहीं होगा। गु मिंग्यू वास्तविकता में वापस आ गया और निंगजी से पूछा, क्या तुम्हें कुछ मिला? हाँ, निंगजी ने जल्दी से जवाब दिया, फिर एक चाबी निकाली और गु मिंग्यू को सौंप दी। यह क्या है? गु मिंग्यू ने चाबी से खेलते हुए हैरानी से पूछा। चाबी बिल्कुल साधारण लग रही थी, उसमें कुछ खास नहीं था। यह चाबी बहुत जरूरी चीज है, निंगजी ने समझाया। यह अंतरायामी अंतरिक्ष का दरवाजा खोल सकती है। इस होटल का सारा सामान वहीं से आता है। सच में? गु मिंग्यू ने तुरंत चाबी कसकर पकड़ ली। मुझे पता था। उसे और कहां से अनगिनत सामान मिल सकता था? तो ऐसी कोई जगह है? यदि यह पहले होता तो वह निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन अब यह सर्वनाश था और उसने होटल के चमत्कारों को देखा था, इसलिए गुवानियन के पास किसी प्रकार का अंतरायामी स्थान होना आश्चर्यजनक नहीं था। इतनी महत्वपूर्ण कुंजी, और आप इसे पाने में कामयाब रहे? एक अन्य क्षमता उपयोगकर्ता ने पूछा। यह सुनकर गु मिंग्यू ने भी उसे संदेह से देखा। सच तो यह है कि निंगजी अंदर ही अंदर घबरा रही थी, लेकिन अपनी बहन के बारे में सोचकर, जो अभी भी मुरुओ बेस पर थी, उसने खुद को शांत किया और जैसा गुवानियन ने उसे सिखाया था वैसा ही कहा, यह सब मिस एन के विचार की बदौलत है, जिन्होंने मुझे बॉस के छोटे भाई बहनों से संपर्क करने के लिए कहा था। अब वे दोनों बच्चे मुझे सचमुच पसंद करते हैं और मुझ पर भरोसा करते हैं। यह चाबी उन्होंने चुराकर मुझे दी थी। युवा मास्टर मिंग्यू, आपको पता होना चाहिए कि हम बॉस के कमरे में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकते। अगर वे न होते तो मुझे यह चाबी निश्चित रूप से नहीं मिलती। तो बात ऐसी ही है, क्षमता प्रयोगकर्ता मुस्कुराया। शाबाश, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने सक्षम होगे। गु मिंग्यू के पास चाबी थी, लेकिन वह असहज महसूस कर रहा था। वह इस होटल में आया था और उसने कुछ भी हासिल नहीं किया था, फिर भी इस साधारण नौकरानी ने इतनी महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त कर ली थी। बहन रॉ निश्चित रूप से सोचेगी कि वह बेकार है। नहीं, उसे इसकी भरपाई के लिए और अधिक प्रयास करना पड़ा। यह अंतरायामी स्थान कहाँ है? गु मिंग्यू ने उत्सुकता से पूछा। मैं अभी वहां जाना चाहता हूं। मुझे अभी तक नहीं पता, निंगजी ने बेबसी से कहा। उन दोनों बच्चों को भी नहीं पता। मुझे लगता है कि सिर्फ बॉस ही जानता है कि वहां कैसे पहुंचा जाए। तो फिर इस चाबी का क्या फायदा? गु मिंग्यू ने अधीरता से कहा। चाबी का होना न होने से तो बेहतर है ना? निंगजी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। तुम चाबी मिस एन के पास वापस ले जा सकते हो, वह जरूर खुश होंगी। गु मिंग्यू ने सोचा कि यह बात सही है। वह चाबी लेकर जाने ही वाला था कि निंगजी ने जल्दी से पूछा, मेरी बहन का क्या हाल है? वह कैसी है? बहन रॉ के साथ उसे पाकर तुम सहज नहीं हो? गु मिंग्यू ने अधीरता से कहा। जब तक तुम उसकी अच्छी तरह से मदद करते रहोगे, वह तुम्हारी बहन का क्या कर सकती है? बहन रॉ इतनी दयालु हैं कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। निंगजी, क्या गु मिंग्यू मजाक कर रहा था? दयालु? किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? क्या वह अनकैरू की बात कर रहा था? ओह ठीक है, सिस्टर रू ने भी कहा है कि उन दोनों बच्चों को होटल से निकालकर जल्द से जल्द मुरुओ बेस वापस ले आओ। अब जब वे तुम पर इतना भरोसा करते हैं तो तुम्हें जल्दी से काम करना चाहिए। गु मिंग्यू ने कहा।
निंग जी, क्या उसने सुना भी कि वह क्या कह रहा था? उन्होंने अभी अभी कहा था कि अनकैरू दयालु हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और फिर उन्होंने यह कहा। निंग जी को लगा कि वह इन लोगों की विचार प्रक्रिया को समझ नहीं पा रही है। सौभाग्य से उसने गुवानियन के साथ सहयोग किया था। अगर सफल रही तो वह भविष्य में होटल में रह सकेगी। यदि वह अनकैरो के साथ रहती तो वह और उसकी बहन निश्चित रूप से भटक जाती। क्या तुमने सुना कि मैंने क्या कहा? गुमिंग्यू ने निंगजी को विचारों में खोया हुआ देखकर अप्रसन्न होकर पूछा। आह, हाँ हाँ, मैंने सुना। मैं जल्द से जल्द कर दूंगी, निंगजी ने जल्दी से कहा। कृपया मिस एन से कहिए कि मेरी बहन को कोई नुकसान न पहुंचाए। समझ गया, बकवास बंद करो। गुमिंग्यू बिना किसी हिचकिचाहट के चला गया। अन्य क्षमता उपयोगकर्ताओं ने भी जाने से पहले निंगजी को सहानुभूति भरी नजर से देखा। निंगजी ने खुद को संभाला और होटल लौट आई। जैसे ही वह अंदर आई, उसने गुवानियन को देखा और जल्दी से कहा, बॉस, मैंने आपके निर्देशानुसार गुमिंग्यू से वे बातें कह दी हैं और उसे चाबी दे दी है। गुवानियन ने अपनी भौं थोड़ी ऊपर उठाई। वह अभी मरा नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि वह बड़ी मुश्किल से मुर्वो बेस तक भाग पाया। गुवानियन ने सिर हिलाया। जैसा कि एक उच्च स्तरीय क्षमता वाले उपयोगकर्ता से अपेक्षा की जाती है, ज्वालामुखी के मुहाने पर टेलीपोर्ट होने के बाद भी वह जीवित रह सकता है। यदि उसे पता होता तो वह उसे सीधे अंतरिक्ष में भेज देती। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। गुमिंग्यू के एन कैरो के प्रति जुनून को देखते हुए समय आने पर वह निश्चित रूप से उसके साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। बॉस, अब हमें क्या करना चाहिए? निंगजी ने पूछा। जल्दी मत करो, गुवानियन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। चलो एन कैरो की तरफ से कोई कदम उठाने का इंतजार करते हैं। मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्द उससे आमने सामने मिल पाऊंगा। जैसे ही गुमिंग्यू मुर्वो बेस पर वापस आया, वह अन कैरो को खोजने के लिए दौड़ा। संयोगवश आन कैरो कैफेटेरिया में गु चेंगयू के साथ खाना खा रही थी। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि एन कैरो गु चेंगयू को खिलाने के लिए मांस का एक टुकड़ा उठा रहा था, जिसके चेहरे पर एक आनंदित भाव था, मानो वह स्वाद का आनंद ले रहा हो। गुमिंग्यू की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। यदि उसका भाई न होता तो वह ही अब एन कैरो के साथ ऐसे अंतरंग क्षण साझा कर रहा होता। मिंग्यू, तुम वापस आ गए। एन कैरो ने उसे सबसे पहले देखा। आओ हमारे साथ कुछ खाओ। हालांकि गुचेंगयू की निगाहें ठंडी थीं, फिर भी गुमिंग्यू वहां आकर बैठ गया। जैसे ही एन कैरो ने उसके लिए सूप रखा, उसने पूछा, तुम उनके साथ होटल गए थे, है ना? क्या तुमने निंगजी को देखा? उसने क्या कहा? उसके पास एक चाबी है। गुमिंग्यू ने चाबी निकालकर एन कैरो को देते हुए कहा। कहा जाता है कि यह अंतरायामी अंतरिक्ष की चाबी है। उस बॉस के पास इतनी सारी चीजें इसलिए हैं क्योंकि वह सब वहीं से लाती है। सच में? मुझे पता था। आन कैरू ने तुरंत उत्साह से चाबी ले ली। प्रलय में उसके पास इतनी सारी उत्तम चीजें कैसे हो सकती हैं? तो यह कितनी अद्भुत जगह है। मुझे तो लगता था कि ऐसी जगहें सिर्फ उपन्यासों में ही होती हैं। सर्वनाश से पहले मुझे लगता था कि सर्वनाश केवल उपन्यासों में ही होता है। गुमिंग्यू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। लगता है मैंने निंगजी को गलत नहीं समझा था, एन कैरू ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे वाकई इतनी जरूरी चीज मिली है। लेकिन हम नहीं जानते कि यह अंतरायामी स्थान कहाँ है। चाबी का होना बेकार है, गु चेंगयू ने कहा। एन कैरो हंसा। भाई चेंगयू, जरा सोचो। अब जब हमारे पास चाबी है तो वह बॉस अंतरायामी अंतरिक्ष में प्रवेश नहीं कर सकती। क्या वह चिंतित नहीं होगी? फिर हम उसे ब्लैकमेल करने का अवसर ले सकते हैं। यह सुनकर गु चेंगयू की आंखें तुरंत चमक उठीं। तुम सही हो। यह बात सही है। हम उससे अच्छी तरह बात कर सकते हैं। अगर वह हमें उस अंतरायामी अंतरिक्ष तक पहुंचने का रास्ता बताए तो हम बेस पर उसके लिए जगह की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर वह फिर भी अपने होटल में रहना चाहती है तो भी कोई बात नहीं। उस स्थिति में हम 90% सामान ले लेंगे और उसे 10% मिलेगा, एन कैरू ने मुस्कुराते हुए कहा। गु भाइयों ने एक दूसरे को देखा। दोनों को लगा कि ये थोड़ा ज्यादा है। होटल मालिक के लिए सिर्फ 10% ही ज्यादा अनुचित लगा। क्या वो सचमुच इसके लिए राजी हो जाएगी? मानो उनके विचारों को पढ़ते हुए एन कैरो ने कहा, अब जब हमारे पास चाबी है तो यदि वह सहमत नहीं होती है तो उसे आपूर्ति का 10% भी नहीं मिलेगा। हम बहन रोरू की बात तो सही है, गु मिंग्यू सबसे पहले बोला। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा, गु चेंगे ने उसे घूरा, फिर जल्दी से कहा, मैं भी वही करूंगा जो तुम कहोगे, राउरो। तो अब समय आ गया है कि मैं सुश्री गु से मिलूं, एन कैरू ने कहा। उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थीं।
होटल में जूशी ने परिवार के कमरों में मेहमानों के कई और समूहों का स्वागत किया था। डिंग, बधाई हो मेजबान, कार्य पूरा हो गया। पुरस्कार कमरे 601 से 605 अनलॉक करें। कमरे 501 से 505 को एक बार अपग्रेड करें। 5 असीमित व्यंजन अनलॉक करें। 5 प्रकार के असीमित फल अनलॉक करें। बबल टी की दुकान अनलॉक करें। दुकान में सभी बबल टी की असीमित मात्रा अनलॉक करें। गु वानियन विशेष रूप से बबल टी की दुकान का ताला खोलने से प्रसन्न थी। अपने देहांतरण से पहले उन्हें बबल टी पीना बहुत पसंद था, विशेष रूप से चमेली सफेद आड़ू और 4 मौसमों वाली दूध वाली हरी चाय। हालांकि यह सोचकर कि बहुत अधिक बबल टी पीना उसके लिए अच्छा नहीं है और इसकी कीमत को देखते हुए वह इसे अक्सर नहीं पीती थी, लेकिन अब होटल में मिलने वाली बबल टी मानव शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसके अलावा मालिक होने के नाते वह जितना चाहे उतना पी सकती थी। गुवानिन जुआंग जियाओक्सिया, डोंगयू, बाई शुवेन और अन्य लोगों के साथ बबल टी की दुकान पर गए। बबल टी की दुकान अन्य भोजनालयों जितनी बड़ी नहीं थी, शायद इसलिए क्योंकि अधिकांश लोग अपने पेय पदार्थ साथ ले जाना पसंद करते थे, लेकिन यहाँ बबल टी की विविधता व्यापक थी। गुवानियन की पसंदीदा चाय चमेली वाली सफेद आड़ू और 4 मौसमों वाली दूध वाली हरी चाय प्राकृतिक रूप से उपलब्ध थी। इसके अलावा मोती दूध वाली चाय, नारियल दूध वाली चाय, लाल बीन्स वाली दूध वाली चाय वगैरह भी उपलब्ध थी। यहाँ तक कि आइसक्रीम वाली काली चाय, आम पोमेलो सागो, सोया दूध वाली मोची, घास की जेली और तरह तरह की फलों वाली चाय भी उपलब्ध थी। एक सामान्य कप बबल टी की कीमत 3 अंक, एक बड़े कप की कीमत 4 अंक तथा एक अतिरिक्त बड़े कप की कीमत 5 अंक होती है। इतना ही नहीं, बल्कि सिस्टम ने बहुत सोच समझकर छोटे कप तैयार किए थे, जिनकी मात्रा बहुत कम थी और जिन्हें 2 घूंट में खत्म किया जा सकता था, तथा लागत केवल 1 अंक थी। आखिरकार यदि बहुत अधिक मात्रा में पिया जाए तो कई बबल टीज मीठी हो सकती हैं। इससे मेहमानों को विभिन्न प्रकार की बबल टी का स्वाद लेने का भी अवसर मिला। बेशक यदि कोई एक प्रकार के पेय का पूरा आनंद लेना चाहता है तो उसे बड़े कप पर अधिक अंक खर्च करने होंगे। बबल टी की दुकान में 3 सर्विस काउंटर थे, प्रत्येक में एक मेनू और पास में एक कार्ड स्वाइपिंग क्षेत्र था। वांछित बबल टी का चयन करने और कार्ड स्वाइप करने के बाद पेय कुछ ही सेकंड में सामने आ जाएगा। जुआंग शियाओक्सिया और डोंगयू ने उत्सुकता से अपनी पसंदीदा बबल टी खरीदी तथा नियमित आकार के कप का चयन किया। दूसरी ओर बाई शुवेन ने सीधे अतिरिक्त बड़े कप खरीदे और एक साथ 3 कप खरीदे, आइसक्रीम, ब्लैक टी, सोया मिल्क मोची और ताजा संतरा। जानते हो, मैं एक महिला सेलिब्रिटी हुआ करती थी। अपनी फिगर को मेंटेन रखने के लिए मैं बबल टी जैसी चीजों को छूने की हिम्मत भी नहीं करती थी, बाई शुवेन ने उन्हें बताया। फिर अपनी आइसक्रीम ब्लैक टी का एक घूंट लिया। उसके चेहरे पर परम आनंद के भाव थे। यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। वास्तव में यहाँ की बबल टी इतनी मीठी और स्वादिष्ट थी कि एक घूंट पीने के बाद इसे पीना बंद करना असंभव था। यह गुवानियन द्वारा पहले चखी गई किसी भी बबल टी से भी बेहतर थी। इस बबल टी को पीने के बाद मुझे लगता है कि जब मैं ज़ॉम्बी से लड़ने जाऊंगा तो मेरे पास बहुत अधिक ऊर्जा होगी, जुआंग शियाओक्सिया ने टिप्पणी की। मैं अपने माता पिता के लिए 2 और कप खरीदने जा रही हूँ, डोंगयू ने उत्साह से कहा। हालांकि वे शायद कहेंगे कि मैं पॉइंट बर्बाद कर रही हूँ, लेकिन चूंकि बबल टी की दुकान आज ही खुली है, इसलिए एक बार थोड़ी चाय पीना ठीक है। गुवानियन ने कोला और हैमबर्गर के लिए 2 कप बाहर ले जाने की भी योजना बनाई।